हो जाएगा, ऐसे ही होता है। पर ठीक है, करते रहना। बोलो, जितने भी लोग एक बार ऑनलाइन बैठे फटाफट से बोलो, सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे, जिंदगी में क्लैरिटी है, लाइफ इज इजी, यस और नो। बोलो। लिखना पड़ता है ना, क्या मैं ये लिखे। सेल्फ मोटिवेशन, झंड तो वैसे भी है, तो ऐसे बोल बोल के थोड़ा अच्छा फील करना जरूरी है। बोलो बोलो बोलो। यस सर, अनमोल। ऑडियो वीडियो सब सही है, कहीं कोई दिक्कत कुछ भी है तो बता दो। आज अपना ऐसे भी थोड़ा ओरिएंटेशन टाइप का क्लास होता है, आज हम लोग कंपनी लॉ चालू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। तो आज तुम सेटल डाउन हो जाओ पूरा, बाकी 80 क्लास तो लॉ ही पढ़ना है। त्रिश, यस सर। त्रिश स्पेस ना, कृष्णा पूरा होना चाहिए ना एक साथ। ठीक है, तृष्णा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल क्लियर। बुक्स वुक्स आ गया ना सबको? नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, अगर डिस्पैच हो रहा हुआ होगा 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, डोंट वरी। और बुक्स आए हो या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली मार्क करने काम आएगा। हम लोग पूरा का पूरा लॉ नोटबुक में लिखेंगे, ये हम तुमको प्रोसेस बता देगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो देन आज शुरू कर लेते हैं। आज हम वेट कर लेते हैं नॉर्मली फर्स्ट डे, क्योंकि सब आए आराम से सेटल डाउन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे अपने 8:30 का 8:35 लेटेस्ट शुरू कर लेंगे। 8:30 का तुम टारगेट रखना, वो 8:35 तक क्लास चालू करना है। रीजन भी कि 2-2 घंटे का अपना क्लास करेंगे, अगर छोटा छोटा क्लास रखा तो नंबर ऑफ क्लास भाग जाएगा। और मेरे लिए प्रॉब्लम ही हो जाता है कि हम फर्स्ट क्लास है मेरा मॉर्निंग का, तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा सेकंड क्लास आ जाता है, फिर 11 बजे से ऑनवर्ड्स तुम्हारा सब रूटीन में चले जाता है। तो इसीलिए 8:30 का 8:35 अपने चालू करेंगे, ताकि 10:35 लेटेस्ट 10:40 तक रैप अप हो जाए। 15-20 मिनट 25 मिनट तुमको भी एक आराम ब्रीदर चाहिए, खा पी लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कंटिन्यू हो सके। डन है। और फिर ऑब्वियसली अगर छोटा छोटा क्लास करेगा तो रिटन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा। ये सब प्रोसेस हम तुमको स्टार्ट होके बता देता है, बट यहां तक कंफर्ट है पूरा? सही से आ रहा नहीं, अभी काम नहीं लगेगा। तुम लोग एक बार लाइव ऑनलाइन वाले लोग बता दो, हम थोड़ा सा ऑडियो सेटिंग चेंज किया था, तो अभी सब सही है, एकदम क्लियरली सुन रहे ना? कहीं कोई दिक्कत है तो बता दो, मेरे को 1 मिनट लगेगा सेटिंग्स को चेंज करने में, कुछ वॉल्यूम ऊपर नीचे कुछ भी करना है तो ये तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। परफेक्ट है सब? इधर टाइप करते हुए चलना पड़ेगा, वरना तुम कब सो गए कब जाग रहे हो कैसे पता चलेगा? तो है क्या अभी कोई भी क्लास करते करते? नहीं तो है ना, ये तो बट ऑब्वियस, बट ऑब्वियस यार, हम लोग मूवी में सो जाते, मूवी में नींद आ जाता है इंसान को, तो क्लास तो फिर भी क्लास है। ये लोग अभी सो गए क्या? बोलो रे। एयरपोर्ट। हम्म। हाँ, एक ही एयरपोर्ट है कालकाटा, एयरपोर्ट के पहले कभी उबर कभी गाड़ी कभी कुछ।
कभी पापा आ रहे होते हैं उनके साथ आ जाता है, तो मल्टीपल। बाइक कहाँ, बाइक पार्क किधर करना है? नीचे है ना पार्किंग उधर में? नहीं, पार्किंग वाले तुम बात करके रखिएगा, दिक्कत नहीं होगी। शुरू करें हम फिर? चैट फोन में भी खोल ले। चला जाओ। गुड मॉर्निंग। थोड़ा एनर्जी के साथ, सुबह फर्स्ट क्लास है अब तुम्हारा, इसके बाद तुमको डेली और 3-3 क्लास करना है, दिन में 4 क्लास तो करना ही पड़ेगा, तो एनर्जी के साथ बोलो गुड मॉर्निंग। आ जाओ। तो अब अपने चालू कर रहे हैं तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो दोनों में ही सी इंटर एंड सी एम इंटर ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, लॉ। मालूम है ना लॉ? तो ये सीए इंटर में भी लॉ के नाम से ही 100 मार्क्स है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस करके, और ये सीएमए इंटर में भी बिजनेस एंड अदर लॉ एंड बिजनेस एथिक्स करके 100 मार्क्स वहां कवर हो जाता है। अब कैसे है, क्या है सिलेबस, सब कुछ सब डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मेरे को इतना सा बता दो कि तुम जैसे अभी थोड़ा थोड़ा सीए इंटर और सीएम इंटर के जर्नी में चालू कर गए हो, प्रवेश कर चुके हो, तो सबसे पहला तुमको कितने को डर लगना चालू हो गया? अभी तक नहीं, स्वाद आया नहीं है, आएगा आएगा। सेकेंड, तुमको ये पता है क्या, दोनों में ही सी इंटर एंड सीएम इंटर कुछ पोर्शन थ्योरी का है, कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल का है। ये आइडिया है, ये आइडिया है। और प्रैक्टिकल से अपने सबको प्यार है, मतलब डर तो किसी को भी नहीं है। अकाउंट्स करने में मजा ही आता है, कॉस्ट तुमको नया नया एक सब्जेक्ट मिला है, प्रैक्टिकल है, वो भी करके मजा आ रहा होगा। और टैक्स, बिकॉज तुम एक नया सब्जेक्ट सीख रहे हो तो शायद तुमको अच्छा लग रहा होगा। ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है, but at the same time there are a lot of theoretical subjects in CA Inter and CM Inter। तुमको इसका आइडिया है? आइडिया है कौन सा? लॉ, एसएम, ऑडिट। और अगर टैक्स में भी बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन थ्योरेटिकल हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो अगर इफेक्टिवली तुम सिलेबस वाइज बात करेगा ना, सीए इंटर में आउट ऑफ 600 मोर देन 300 मार्क्स थ्योरी साइड में फॉल कर जाएगा। लॉ, ऑडिट, आईडीटी, एसएम, मोटा मोटा 300 से ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन में फॉल कर जाएगा। एंड सेम फॉर सीएम इंटर। सीएम इंटर में हल्का सा कम हो जाता है वो वेटेज, बराबर हाफ नहीं है, बट उसमें लॉ आ जाता है, ऑडिट आ जाता है, और ओएमएसएम के अंदर में एसएम का पोर्शन आ जाता है, एंड देन अगेन टैक्स के अंदर आईडीटी वाला पोर्शन आ जाता है। तो यानी थ्योरी का वेटेज तो दोनों में ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये बताओ कि कितने को थ्योरी से डर लगता है, या नहीं हो पाएगा, या इसमें रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ डर लगता है? सबको डर लगता है, बात तो सही बोला। कि स्कूल में भी हमेशा हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से ही तो भागे थे। यहाँ पे भी थ्योरी लगा था ना उस समय कि अब थ्योरी से पीछा छुटा, अब थ्योरी से पीछा छुटा, हल्ले इधर में फिर से आ गया लॉ। डर लगता है, बात सही है, लेकिन ये डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, यही फीलिंग होता है, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, ये वाला ही थॉट प्रोसेस आता है। प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या रटना होता है? बीसी से बीसी कहीं कोई फॉर्मूला आया वो लर्न करने का होता है अपने को, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा लर्न करने के लिए। थोड़े ना तुम सम बैठ के रट के जाएगा कि यही सेम सम आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना? तो यानी थ्योरेटिकल पोर्शन में ऑटोमेटिक डर अटैच हो जाता है साथ में। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा लर्निंग इन्वॉल्व ज्यादा है, लर्निंग कंटेंट ज्यादा है, और फिर अपना तो ह्यूमन टेंडेंसी है, 2 दिन पहले का चीज याद नहीं है, अभी कहां से याद रखेंगे? जो याद रखना होता है वो याद हो जाता है। अगर तुम किसी का नंबर लेके आओ, तुमको जन्म भर तक याद रह जाएगा एक बार लिया हुआ नंबर। जिसको जो याद रखना होता है वो ठीक याद रख लेता है,
लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टडीज तो 36 का आंकड़ा, 36 भी 63 का आंकड़ा बन जाता है वहां पे, दूर दूर, एक तरफ वो एक तरफ अपने, समझ आ रहा है? ये बट नॉर्मल बात है, ये बट ऑब्वियस बात है। याद रखना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाता है, थोड़ा सा इश्यू रहता है, सब कुछ रहता है, इसीलिए तो अपने पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए अपने पढ़ रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू थ्योरी, अगर थ्योरी का बात करें किस तरीके से पढ़ना किस तरीके से नहीं, पहले हम तुमको वो कंफर्ट दिला देना चाहता है। उसके बाद लॉ तो अपने को पढ़ना ही है, 75 80 85 क्लासेस पढ़ते हुए चलेंगे लॉ, डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दैट। बट किस तरीके से अपने को कवर करना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, हम तुमको एक कंफर्ट पहले वो दिला देता है। मेरा नाम सीए मयंक सराफ, जानता है, सुना है, जानता है ना, अभी तुम यहां बैठे हो। मेरा नाम सीए मयंक सराफ, सीए इंटर मेरा कवर क्लियर हुआ था नवंबर 2015, फिर अपने गए थे सीए फाइनल में नवंबर 2018, और उसके बाद 2 साल इसके बीच में आर्टिकलशिप का पीरियड आया था, केपीएमजी में आर्टिकलशिप चला, उसके बाद अपने जॉब किए, 1.5 से 2 साल का जॉब का पीरियड चला। वो जॉब चला था स्टॉक मार्केट वाले पूरे फील्ड में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फ्यूचर्स फर्स्ट, वीटी कैपिटल, अलग अलग कंपनी में पूरे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जॉब चला था, मोस्टली रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, अपना वेल्थ कैसे संभालना कैसे नहीं, वो सब चीज। फिर पूरा हम पढ़ाने आ गया, और जब पढ़ाने आया तो मेरा पूरा का पूरा रिलेशन थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा पूरा रेडार ही थ्योरी सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड चला। अब क्यों थ्योरी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड चला, एक एक करके हम तुमको बताता है। जब मेरा नवंबर 2015 सीए इंटर था, मेरा फर्स्ट थॉट प्रोसेस हुआ था, ऐसे तुम भी रिलेट करेगा, या तो अभी तक नहीं किया, और अगर किया तो शायद कहीं ना कहीं तुम ये रिलेट करना चालू कर गया है। नवंबर 2015 जब मेरा सीए इंटर का एग्जाम था, तो इस जर्नी में तो एंटर कर गए, सब भीड़ की तरह सब लोग एंटर करते हैं, तो अपने भी आ गए साथ में। अब सब लोग डेली, एक तुम देखो एक रूटीन लाइफ होता है, सब एक ट्यूशन में पहुंच जाएगा, ट्यूशन करेगा, नेक्स्ट में पहुंच जाएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और फिर घर चले जाएगा, और सब सो जाएंगे। अगले दिन वही सेम रूटीन कंटिन्यू होगा, डे आफ्टर डे कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब इसमें तुम अलग क्या कर रहे हो, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, ट्यूशंस भी हर कोई अटेंड कर रहा है, कोई ऐसा अजूबा आदमी तो पैदा नहीं हुआ जो सीए या सीएम इंटर का एग्जाम बिना पढ़े बैठ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई एक आध चैप्टर छोड़ा होगा, एक आध चैप्टर अच्छे से किया होगा, ऑल दैट इज पॉसिबल, बट ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कतई पॉसिबल नहीं है कि वो बिना ही पढ़े प्रेजेंट हो जाए, एकदम एग्जाम देना जाए। ओ शिट, आज लॉ का पेपर था, अपने तो ऑडिट पढ़ के आ गए। ये सब स्कूल में होता था, कॉलेज में हो सकता है, सीए या सीएम इंटर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हार्ट एंड सोल तुम 9-10 महीने सिर्फ वही चीज में लगे हो। सेंस बन रहा है थोड़ा सा? तो ये वहां पे तो पॉसिबल नहीं है। एंड मोर सो जो तुम्हारा स्कूल और कॉलेज एग्जाम्स होता है वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट बोलने का मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव, तुम क्लियर करो और तुम्हारे बाजू वाला क्लियर करे, ये दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट चीजें हैं, नॉट रिलेटेड एट ऑल। तो दोस्त हेल्प करते हैं एक दूसरे की, एक आंसर शीट वो ले ले, उसका आंसर शीट तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मिलके पास करो, एकदम सही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लाइफ इज इजी, वेरी इजी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीए, सीएमए या एमबीए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम ले लो, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस, कोई ऐसा नहीं सिर्फ सीए सीएमए का बात है। अगर सीए सीएमए में का बात करें, अपने सीए सीएमए का बात करते, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इसका मतलब अगर तुम पास कर रहे हो और बाजू वाला पास कर रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर सब लोग इंडिपेंडेंटली पास करने लग गए तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। रिजल्ट अपने सुनते हैं 10, 15, 20, कभी अच्छा हो गया तो 21, 22, यही होता है रिजल्ट नॉर्मली। बिल्कुल नहीं डरा है, तुमको बस एक रियलिटी दे रहा है। अगेन इसके बाद भी हम कंक्लूडिंग लाइन तुमको बता देगा, बस एक रियलिटी। 20-21% रिजल्ट है। अब 20-21% रिजल्ट है, एसएम का टेस्ट ऊपर, जब 20-21% रिजल्ट है तो इसका ये मतलब है कि कोई बिना पढ़े पहुंच गया वहां, और वो 79-80% लोग पढ़ाई नहीं किए, इस वजह से दे कुडंट क्लियर। ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? तुम खुद एक बार सोच के बोलो, इतना बड़ा एग्जाम और 79-80 लोग बिना पढ़े वहां पहुंच गए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो डिजर्विंग लेवल, अगर डिजर्विंग वाइज अगर बात करें, ऑल 100 आर डिजर्विंग, ऑल 100 स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्जाम आर डिजर्विंग, वेरी डिजर्विंग। पढ़ के तो सभी आए ना, लेकिन प्रॉब्लम अब इसमें आ जाता है दो। अगर 100 के 100 लोग पूरा क्लियर कर गए तो तुमको पूछेगा कौन? हर गली में बीकॉम की तरह सीए और सीए में घूम रहे होंगे,
तुमको पूछेगा कौन? सोच के देखो। वैल्यू तो तब होगा ना जब तुम्हारा सप्लाई लिमिटेड है। बेसिक इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तभी प्राइस राइज होगा, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड प्राइस फॉल हो जाएगा, और प्राइस इज इक्वल टू योर सैलरी। प्राइस इज इक्वल टू योर सैलरी। अभी बीकॉम को देखा है क्या 10 लाख का जॉब लेते हुए 5 साल में? हाँ, बीकॉम को देखा क्या एनुअली 10 लाख का जॉब लेते हुए? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जब इतने लोग बीकॉम, तुम कंपनी के व्यू पॉइंट से यू आर ए सीईओ ऑफ एनी कंपनी, तो इतने लोग जब बीकॉम में अवेलेबल है, तुम 10 लाख रुपए खर्च करेगा क्या किसी के ऊपर में? पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 100%। तो जब तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने आए हो, तो ये नहीं सोचना है कि इसमें रिजल्ट कम है, इसमें रिजल्ट अच्छा है। हाँ ठीक है, कम है तो हो सकता है तुमको आज के दिन एक बार लगे कि यार कम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो डर हमेशा रहेगा जीवन में, मन में। और ठीक है, कहीं ना कहीं दैट इज बट नेचुरल, एक स्टूडेंट लाइफ में होना भी चाहिए। दैट मोटिवेट्स यू, उसको पॉजिटिवली लो तो इट मोटिवेट्स यू टू स्टडी, कि अगर अपने नहीं पढ़े तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जब तुम आगे जाके थोड़ा जिंदगी में आगे जाएगा, तब तुमको रिलेट होगा, रियलाइज होगा कि नहीं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा वैल्यू क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं तुमको वर्दी बनाया है टू गेट अ जॉब या ऐसा कुछ। क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो तुम जानते ही हो 150 करोड़ एंड काउंटिंग कैपिटल में। तो अब इसमें अगर तुमको थोड़ा एलिट क्राउड में कहीं पहुंचना है, तो ऑब्वियस सा बात है वो सुपर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इंडिया में पैदा ही होना देखो कंपटीशन बन गया। अगर तुमको कंपटीशन से डर है तो कहीं ऐसे कंट्री में जाके बसना पड़ेगा जिधर आबादी बहुत कम है। तो एक ये चीज हुआ। अब बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो तुमको कहीं ना कहीं बाजू वाले से बेटर करना होगा, सब जन से बेटर करना पड़ेगा। और सब जन ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल कभी कोई नेग्लेक्ट करके नहीं जाता। नोबडी नेग्लेक्ट्स अकाउंट्स, कॉस्ट, डीटी, ये सब कभी कोई नेग्लेक्ट नहीं करेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, इसमें तुमको सम करना है। सम करने में क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? कोई नेग्लेक्ट नहीं करेगा, सब आराम से करके जाएंगे। तुम देखो ना, क्लास 11-12 में भी तुम अकाउंट्स तो खरी थे, अकाउंट्स था, मैथ्स था। मैथ्स चलो अलग रीजन से घबराहट होता था, नॉट बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। हाँ, 9-10 में तो मैथ्स भी बड़ा अच्छा लगता था, करेक्ट? रिलेट हो रहा होगा ना? हाँ, अरे अपने भी तो वहीं थे अभी कुछ टाइम पहले ही। तो प्रॉब्लम क्या होने लगा कि प्रैक्टिकल वो एक माइंडसेट, माइंड फ्रेम हो गया है कि जहां नंबर्स है, प्रैक्टिकल है, कुछ कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं, वो मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ इज इजी। लेकिन जहां ही बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ गया, वो दर्शिल सफारी इफेक्ट आने लगता है। एक पॉइंट गया, टेढ़ा मेढ़ा होना चालू हो जाएगा टेक्स्ट। समझ आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये कि अगर सब लोग ऐसा सोचने लग जाए, आईसीआई को भी तो मालूम है ना, दोनों इंस्टीट्यूट्स को भी तो मालूम है ना, लोग ऐसा सोचेंगे, तो वो थ्योरी पेपर में गेम खेलने लग जाएगा। फिर ये तुम ऐसे ही नहीं पढ़ के आए, और वहां पेपर भी थोड़ा गड़बड़ है, तो दिक्कत है। इसीलिए जब हम सीए इंटर नवंबर 2015 में दे रहा था, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ गोल एक ही था, कैसे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाजू वाला नहीं कर रहा, या जो कोई और नहीं कर रहा है, कम लोग कर रहे हैं, वैसा कैसे कर सकते हैं। तभी तो वैल्यू ऐड हो पाएगा ना, तभी तो कुछ बेटर क्रिएट कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे, एंड तभी मार्क्स इंक्रीज हो पाएगा। एंड तुमको ऑनेस्टली बता रहे, ये थॉट प्रोसेस बहुत काम आया, ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस बहुत काम आया। हम आगे जाके मार्कशीट भी दिखा देगा, सिंपल सा थॉट प्रोसेस बहुत काम आया। थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेरा मार्क्स 20 to 30 मार्क्स पर पेपर एज कंपेयर टू अदर्स बढ़ने लग गया। और तुम सोचो, 3 थ्योरी पेपर तुम 20 से 30 नंबर पर पेपर में बढ़ा दो, तो हो गया ना 100 नंबर के आसपास। 100 नंबर मतलब तुम कहां से कहां पहुंचा देगा। फिर तो तुम पास फेल तो भूल ही जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, जीवन में आराम से पास होना है। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा हम तुमको ये बोलना चाह रहे हैं, फ्रॉम डे वन, अब सिंस तुम आ ही गए हो, टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो, सब कर रहा है, फ्रॉम डे वन इतना सा बस मान लो कि थ्योरी नेग्लेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना सा। थ्योरी नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल तुम्हारा नेग्लेक्ट नहीं होगा, चांस ही नहीं है, गिवन है राइटिंग में। तुमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले टीचर से भी पूछ लेना, प्रैक्टिकल कभी नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। थ्योरी नेग्लेक्ट बहुत इजीली हो जाएगा। क्यों? ट्यूशन तो चलो अपने अटेंड कर ही लेंगे, जैसे ही तुम घर में बुक खोला, अरे बाप रे, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, बुक बंद, साइड, कॉस्ट या अकाउंट्स का बुक खोला, तो ये प्रॉब्लम आने लगता है। सो बस डे वन से इतना सा अपने को एक रूटीन, एक स्मॉल प्रैक्टिस क्रिएट करना है कि थ्योरी नेग्लेक्ट नहीं। अगेन ये नहीं बोल रहा कि थ्योरी ही पढ़ना है सिर्फ, बिल्कुल नहीं, बस नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए।
इतना सा चीज, और वो हम इंश्योर करेगा तुम लोग का ड्यूरिंग बैचेस। बस तुमको जैसे जैसे बैच चलता रहेगा वैसे वैसे फॉलो करना है। अब किस तरीके से चलेगा, क्या चलेगा, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तुमको सिलेबस का आइडिया है कि अपने सी इंटर सीएम इंटर में क्या सिलेबस है, एक बार वो रफली बता देता है, फिर आगे चलते हैं। डन है पक्का? ज्यादा मेरे को ये सब में टाइम पास नहीं करना, हमको तुमको इंडियन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करना है। इधर आ जाओ। तो अपने आज चालू कर रहे हैं लॉ। अब कितने को पहले ये लगता है कि लॉ इज रट्टा मार वाला चीज? नहीं नहीं, लॉ इज रट्टा मार, थ्योरी रट्टा मार, ये तो लगता ही होगा। अब तुम बोले लॉ इज थ्योरी, थ्योरी इज रट्टा मार, तो इज इक्वल टू सी वाला बात हो गया ना। अरे थ्योरी, लॉ इज थ्योरी, थ्योरी इज रट्टा मार। नहीं, दोगले निकल गए तुम तो। कैसा? कहीं ना कहीं रट्टा मार वाला चीज आ जाता है। लेकिन तुम सोचो, अभी लॉ बनाने वाला कौन? कोई तो इंसान ही रहा होगा ना, कोई ऐसा थोड़े ना अजूबा इंसान बना के चल दिया। लॉ बनाने वाला भी एक इंसान होगा। अब वो क्यों बनाए क्यों नहीं बनाए, कुछ तो उसके पीछे भी थॉट प्रोसेस रहा ही होगा ना, कुछ तो उसके पीछे भी थॉट प्रोसेस रहा होगा। अब वो सब अगर तुम समझ गए तो लॉ बहुत इजीली तुम ही बनाना सीख जाएगा। इसीलिए हम हमेशा बोलता है लॉ विथ लॉजिक, ये हम हमेशा बोलते हुए चलता है, लॉ विथ लॉजिक। जितना भी सेक्शन, जितना भी प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सबके पीछे का हम तुमको लॉजिक और बैकग्राउंड देते हुए चलेगा, जिससे कि तुमको ये कभी नहीं लग सकता कि ये प्रोविजन क्यों आया, तुमको समझ में नहीं आया। बड़ा लॉजिकल और बड़ा ही बट ऑब्वियस बात लगेगा। तुम भी आधा चीज खुद क्रिएट कर पाएगा एक पॉइंट के बाद जाके, तो वहां पे तुमको बड़ा मजा आने लगेगा। तब तुमको लगेगा यार कितना मस्त चीज है, मतलब कोई तो बना रहा है ना उधर बैठ के, और तुम उसके दिमाग के व्यू पॉइंट से सोच लो, तब तो हो गया ना, लाइफ इज इजी। तुम ऐसे ही रिलेट कर पाएगा। तो हम लोग बहुत आराम से लॉ को लॉजिकली रिलेट करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। एक बार का सिलेबस हम तुमको बता देता है, उसके बाद अपना फ्लो कैसे होने वाला है सी इंटर सीएम इंटर में, पूरा अपना लॉ का बैच में वो हम बता देता है। पहले अपने सी इंटर का सिलेबस डिस्कस कर लेते। तुमको पता है क्या, 2 पार्ट्स है तुम्हारे सिलेबस में। एक, अच्छा इससे पहले एक नोटबुक क्रिएट कर लेना और अपना तुम ये लिखते हुए चलना, सीए इंटर वाले लोग सीए इंटर का पार्ट्स लिख लो, सीएमए वाले लोग सीएमए का पार्ट्स लिख लो। ठीक है, आ जाओ। सीए इंटर में अपना 2 पोर्शन है। एक आ जाता है कॉर्पोरेट लॉज 70 मार्क्स का, और दूसरा आ जाता है अदर लॉज 30 मार्क्स का। कॉर्पोरेट लॉज, अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट तो तुम शायद सुने हुए होगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना थोड़ा, वही हम देख रहा था, कौन नहीं बोला छोड़ के गए थे, वही तो। हाँ ठीक है, ऐसे भी मेरा डोंट वरी, मेरा अजम्पशन ये रहता है तुम जय माता दी टिक्की से पास हो के आए, मेरा अजम्पशन यही रहता है। क्योंकि फाउंडेशन अपने भी जानते कैसे, क्योंकि हम भी तुम लोग जैसे ही पास किया था, बस किसी तरह हो गया था। मेरा पास करने के पीछे भी हम तुमको सीक्रेट बता दे रहे, उस समय सीए सीपीटी चलता था। सीपीटी बोले तो सिर्फ टिक्की एमसीक्यू, तभी पास हो गए। नहीं तो फाउंडेशन में इंटर और फाइनल देखो ढंग से किया था मेहनत के साथ, लेकिन फाउंडेशन तो भगवान भरोसे पूरा। आ जाओ कॉर्पोरेट लॉस। नेक्स्ट है अपना अदर लॉस का 30 मार्क्स। अदर लॉस में क्या आएगा, एक है तुम्हारा सुपर इंपॉर्टेंट जो इस ये न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, फेमा। फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये है तुम्हारा अदर लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक। सेकंड, 2 घटिया टॉपिक्स भी हैं तुम्हारे सिलेबस में, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। सेकंड आ जाता है अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897।
1897 इंडिपेंडेंस से पहले का लॉ है। ऐसा भी होता है। क्यों होता है इसके पीछे का भी लॉजिक अपने सब बताएंगे। अभी कभी तुम सोचा था क्या, जैसे ऐसे सोचा, कभी सोचा होगा 19 इंडियन गवर्नमेंट कब क्रिएट हुआ? 1947। इंडियन गवर्नमेंट तो 1947 है भाई साहब। 1897 में लॉ बना कैसे फिर? तो ब्रिटिश वाला अगर लॉ बना, हाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के बाद? हाँ, वो भी कॉपी करते तो नया से लॉ पास करना पड़ता ना। कौन सा कंपनी एक्ट को नया थोड़ी ना है, वो भी कॉपीड ही है, वो भी हम लोग सब देखेंगे। पर ये सब सोचा कभी? अगर 1947 के पहले का लॉ भी चल रहा, अपना इंडियन पिनल कोड, आईपीसी सुना होगा ना तुम मूवीज वगैरह में, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी धारा 407 और ये सब सुना होगा मूवीज में, कहीं तो भी रिलेट कर लेगा तुम जब अपने बात करेंगे। अब ये सब एक्ट 1947 के बहुत पहले का कैसे आया, ये सब हम तुमको रिलेट कर करके बताएगा। लॉ में क्या होता है ना, बेस्ट पार्ट, इसको तुम रियल लाइफ से रिलेट करेगा। आज के क्लास के बाद आज भी तुम कुछ सीख के निकले, एवरी डे तुम कुछ तो भी सीख के निकलेगा, जो तुम कहीं न्यूज में देखो, कहीं पर, तब तुम रिलेट कर पाएगा। अच्छा ऐसा भी था। अभी वैसे एक मूवी भी निकला हुआ है, देखा क्या? आर्टिकल 370 देख लिया? रिलेट हुआ, पूरा पूरा मूवी लॉ के ऊपर है, पूरा का पूरा मूवी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशन चला था। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं था, वो लॉ था। अच्छा था। हाँ, ये बड़ा क्रिटिक आदमी, बात बाहर किसी को मत बोलना, यहां बोल दिया ठीक है, बाहर किसी को मत बोलना। और थर्ड अपना आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ। तुम कॉर्नर सीट में गया था क्या? फिर भी बेकार लगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। पर लॉ पढ़ने के बाद पढ़ेंगे लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है? टाइम पास चीज और लास्ट वाला दोनों टॉपिक लास्ट में देखेंगे उसको। सिलेबस पे कंफर्ट है, 70 नंबर का कॉर्पोरेट लॉ, 30 मार्क्स का अदर लॉस। कैसे कैसे करना है, सबसे पहले अपने चालू करने वाले कंपनीज एक्ट से नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड। कंपनीज एक्ट से चालू करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे, बहुत प्यार से पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे। यहां तक कंफर्ट है, डन। ये हुआ अपना सी एंटर का पोर्शन। अब आ जाओ सीएम एंटर। सीएम एंटर में भी लॉ कितने मार्क्स के तुमको मालूम है क्या? 100 मार्क्स। यहां पे होता है पेपर 5, फर्स्ट पेपर तुम्हारा लॉ है, फर्स्ट पेपर इज लॉ। क्यों रखा है हम बता रहे तुमको, खुश होने का बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं। सी एंटर के अंदर में फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स। क्यों? सिलेबस इज ह्यूज, सिलेबस इज ह्यूज, खत्म ही नहीं होता है, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। अकाउंट्स का सिलेबस ऐसा, मतलब बड़ा, ऐसा डरने का नहीं, बड़ा सिलेबस है थोड़ा सा, इसीलिए फर्स्ट पेपर रखा तो तुमको रिवीजन टाइम ज्यादा मिल जाए। सेम चीज सीएम एंटर के अंदर में किया, बहुत स्मार्टली फर्स्ट पेपर कर दिए लॉ को। लोग खुश हुए कि रिवीजन टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा। जब सिलेबस खोल के देखा तो पता चला क्यों रिवीजन टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आया? सिलेबस ही इतना ज्यादा है लॉ का। इधर देखो क्या क्या है लॉ के सिलेबस में। अरे जैसे अपना सी एंटर में तो एक कॉर्पोरेट लॉ था, एक अदर लॉस था। सीएम एंटर के अंदर में ऐसा 4 डिवीजन आ जाता है। एक आ जाता है, इसमें एक कॉर्पोरेट लॉ तो देखो है ही, एक कॉर्पोरेट लॉ तो है ही, कॉर्पोरेट लॉ है तो सेम टू सेम। दूसरा एक आ जाता है इसमें इंडस्ट्रियल लॉज, बिजनेस, सॉरी, कमर्शियल लॉज और बिजनेस एथिक्स। ये 4 सेक्शन। अब इसमें कहने को तो सीएम इंस्टीट्यूट एक वेटेज देता है, बट वो वेटेज मेरा मानना तुम फॉलो मत करना, क्योंकि वो सरफिरा है, कभी भी कुछ चेंज कर देता है अपने हिसाब से, कोई पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम वेटेज डिस्क्लोज ही नहीं करता है।
सब सिलेबस अपने को पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, बाद में जाके वेटेज देखेंगे। डन है। सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013। अब सीएमए इंटर वाले लोग पहले ये बात सुन लो, तुमको बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे। अच्छा ठीक है, पहले सिलेबस देख लो। कंपनीज एक्ट 2013, बिजनेस एथिक्स तो मतलब बिजनेस एथिक्स वो तुम्हारा मॉरल साइंस वाला थोड़ा सा पोर्शन रहता है ना, किस सिचुएशन में क्या करना सही है क्या करना गलत है, वो बिजनेस एथिक्स में कवर करता है। वो तुम उससे कोसों दूर हो, पूरा पढ़ाना पड़ेगा। पहले नहीं पढ़ाना पड़ता, अब पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस सब ने कोसों दूर है, बहुत पाप करके बैठे जीवन में। ठीक है, अब आ जाओ इंडस्ट्रियल लॉज, कमर्शियल लॉज। पहले कमर्शियल लॉज देख लो, ये मोर और लेस तुम्हारा फाउंडेशन कवर्ड चीज होता है, बट अपने सब पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आएगा सोगा। सोगा मालूम है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये इंटर वाले लोग बोल रहे कुछ तो भी देखा देखा सुना सुना लग रहा है। नेक्स्ट आता है एनआईए। एनआईए मालूम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बहुत बढ़िया। फिर आया फाउंडेशन में आगे डन कर लिया ना, फिर आया अपना पार्टनरशिप एक्ट, अभी भी चेंज नहीं था इनको। फिर आया एलएलपी एक्ट। पूरा फाउंडेशन का सिलेबस इधर चिपका दिया, नहीं पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एनआईए, पार्टनरशिप, एलएलपी। कुछ बचा क्या इधर? कुछ नहीं बचा, सब इधर डाल दिया। अभी और खत्म नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल लॉज बाकी है। इंडस्ट्रियल लॉज बाकी है। इंडस्ट्रियल लॉज में क्या क्या आएगा? फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करेगा। और नेक्स्ट कोड ऑन वेजेस, ये वेजेस मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए कितना नहीं, वो सब बात करेगा। तो ये है तुम्हारे सीए इंटर का महासागर सिलेबस। ठीक है, अब इतना सारा एक्ट्स, ये में इंटर ध्यान से सुनना ही बात को, तुमको बहुत लोग बोलेंगे, बहुत जगह से रिव्यूज आएगा, या तुमको कोई ना कोई बोलेगा कंपनीज एक्ट छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा एक्ट पढ़ने को है। कंपनी लॉ छोड़ लेना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा एग्जाम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ देना। ये सबसे घटिया एडवाइस है सुनने के लिए, बहुत ईजी है मेरे को भी ये बात बोल देने के लिए, कंपनीज एक्ट छोड़ देना। चलो मान लेते तुम छोड़ दिया, 10 से 15 नंबर नहीं कर पाएगा सॉल्व। ऐसा नहीं कि 10-15 मार्क्स का ही कंपनीज एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट आएगा 40 मार्क्स का। बट लेट से अगर तुम थोड़ा नकल वकल कर लो, थोड़ा सा ऑप्शन में हटा दो, कुछ भी करके अगर तुम 15 से 20 नंबर एग्जाम में छोड़ दो, 80 मार्क का भी अगर अटेम्प्ट कर दो, क्या लॉ पास हो सकता है? पास हो सकता है। लेकिन उसके बाद कहां जाएगा? जब सीएमए फाइनल के अंदर में यही कंपनीज एक्ट तुमको 70 नंबर का मिलेगा, यही सेम कंपनीज एक्ट और डिटेल्ड सीएमए फाइनल के अंदर में 70 नंबर का जब तुमको मिलेगा, 60 मार्क्स का जब तुमको यही सीएमए फाइनल के अंदर में मिलेगा, तब तुम क्या करोगे उस समय? तब तुम बोले यार शिट, अभी पहले इंटर लेवल का पढ़ना पड़ेगा, फिर फाइनल लेवल का पढ़ेगा। फाइनल लेवल का पढ़ाई कम थोड़ी ना है जो तुम इंटर लेवल का पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए ये वाला घटिया एडवाइस बिल्कुल मत मान लेना, बिल्कुल मत मान लेना। तुमको पढ़ना पूरा है, हाँ ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन सा नहीं, वो अपने अलग से उसका लिस्ट आएगा, दोनों फॉर सीए इंटर सीएम इंटर दोनों का अपना लिस्ट आएगा, वो सब अपने देखेंगे, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट पढ़ाई करने के समय में तुमको कंपनीज एक्ट सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बाकी में तुम कुछ निगलेक्ट करना चाहो कर लो, बाकी कुछ भी फाइनल में कॉमन नहीं है। कंपनीज एक्ट फाइनल में 60 नंबर का आएगा, तब क्या करेगा? अगर तुम इंटर में ही बेस बना इंटर में ही छोड़ दिया, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है वहां पे पढ़ लेंगे, इंटर में हम लोग टाइम पास कर रहे हैं क्या, तो फाइनल में वही सेम चीज पहले पढ़ लेगा? पॉसिबल ही नहीं है कि फाइनल का अलग 8 सब्जेक्ट है और वो अलग 8 सब्जेक्ट इनटू 2, सिलेबस कंटेंट इनटू 2, तो ऑटोमेटिकली फाइनल इज अनदर लेवल। उसमें अगर तुम फाइनल पे अपने सर पे लोड बढ़ाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा उस समय। तो इसीलिए एक एक एक्ट को इज्जत से प्यार से पढ़ के चलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी है कंपनीज एक्ट, बाद बाकी एक्ट को अपने को पढ़ना है। बाद बाकी एक्ट तुमको लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला, अभी पढ़ लिया बस पढ़ लिया, फाइनल पे कोई भी बाद बाकी कॉमन एक्ट्स नहीं है। और रियल लाइफ में भी तुमको मतलब फैक्ट्रीज, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये नॉर्मली लोग अप्लाई नहीं करते, उसका सिंपल एक एक दो दो प्रोविजन होता है जो अप्लाई करने लायक होता है, बस वो चेक करना होता है। रियल लाइफ में इकलौता चीज जो तुम अप्लाई करेगा कंपनीज एक्ट। चलो मान लो नहीं पढ़ा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए इंटरव्यू में गया, वो बोलेंगे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 कोई भी चीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सुना है?
टाटा नगर शहर बसा है जमशेदपुर, टाटा नगर बोलते हैं ना, वो शहर बसा है, कौन बसाया है? जमशेद जी टाटा। अब वो ऐसे उनका मन चला था क्या? वन रीजन हाँ, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा था टुवर्ड्स द सोसाइटी। टाटा स्टील का सबसे बड़ा फैक्ट्री उधर ही है, तो उनको लगा भाई उधर के ही लोग उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जब उधर के लोग उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको लगा ना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो इसीलिए वो टाटा का पूरा शहर बसा दिए। गवर्नमेंट भी बाकी जगह इतना काम नहीं किया होगा जहां टाटा स्टील अकेले जमशेदपुर में काम करके बैठा है। कभी घूमे, जाके आए? एक बार जाके आना, तब तुमको पता चलेगा। तो अब ये क्या था? ये CSR था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज एक्ट हर कंपनी के ऊपर में लाइबिलिटी डालता है कि आपको करना पड़ेगा। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ डालना पड़ेगा। इसका एक और लाइव एग्जांपल तुम देखा है, कोविड का टाइम बीता होगा ना, याद करके भी गूज़बम्स आ जाएगा। कोविड का टाइम बीता होगा, तुमको पता है क्या हर कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रहे थे कोविड की तरफ में? कोई मास्क बना रहा है, कोई सैनिटाइजर बना रहा है, कोई पीपी किट बना रहा है, कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए। ये सब सुना था उस समय, सुना था? तुमको पता है क्या ये सारा एक्टिविटीज जो कंपनीज उस समय कर रहे थे, ये सब सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के थ्रू कर रहे थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपना नेट प्रॉफिट का 2% उनको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब कहां कंट्रीब्यूट करे? गवर्नमेंट ने बोला कोविड के काम के लिए कंट्रीब्यूट करो, हम मान लेंगे कि आप सेक्शन 135 की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये सब पता होगा तब रिलेट करेगा ना, तब ऑडिट करेगा ना, तब आगे कुछ कर पाएगा ना। इसीलिए नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए सब चीज। डन है? पक्का कंफर्ट आए पूरे चीज पर? अब ये तो रहा तुम्हारा सिलेबस जाए तेल लेने, बताना होता है एक बार बता दिया, क्या कर लेगा इसको जान के? अभी हम इस पर टाइम स्पेंड नहीं करने वाला। क्या फेमा अभी बता के क्या करेंगे जब पूरा डिटेल डिस्कशन करना ही है उधर में? कंपनीज एक्ट अभी बता के क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में फुल डिटेल कंपनीज एक्ट चालू करना ही है। तो ये सब टाइम पास एक एक इंट्रो हमको नहीं देना कि कौन सा एक्ट क्या बात करता है, वो सब बहुत डिटेल में हम लोग हर एक एक्ट के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। बोलो। सबसे प्रैक्टिकल फेमा अगर मजेदार एक्ट बोले फेमा चलेगा, सब देखेंगे हम लोग, तुम उसका टेंशन मत लो। वो सब देखेंगे कौन सा एक्ट क्यों आया, कौन से गवर्नमेंट का हाथ था, ये सब हम तुमको प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेट कराएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये हुआ अपना सिलेबस हो गया टाइम पास। अब हम तुमको एक बार बताते हैं कि हम लोग लॉ प्रोसीड कैसे करेंगे 2 मिनट में, फिर हम डायरेक्ट अब अपना टॉपिक चालू कर रहे हैं। लॉ हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखो लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सबसे पहले इसीलिए मेरा फोकस होता है लॉ को सरल बनाना है। SARAL, इसमें 3 चीज जुड़ा हुआ है, 3 चीज है। SA सबसे पहले तुमको समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से, वरना तुम याद नहीं कर सकते। वरना याद हो गया रटना, और रटना तुमको अगर लग रहा है कि आसान है, CA इंटर में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कंटेंट इतना सादा है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को तुमको कवर करना है। कितनी जगह क्या क्या रटेंगे, तो रटना पॉसिबल नहीं और रटने वाला काम अपने करेंगे भी नहीं। अगर तुम रट भी लिया तो तुमको 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, बट लॉ तुम्हारे फिंगर टिप्स पे रहेगा। ये मेरा फुल एफर्ट रहेगा। हाँ ठीक है, A to Z पूरा चीज नहीं रह सकता, बट मेजर कंटेंट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे फिंगर टिप्स में बैठा हुआ रहेगा। कभी कोई पूछ ले तुम ब्लैंक नहीं हो सकता। ये मेरा फुल एफर्ट रहेगा इस चीज में। तो सबसे पहले समझना है अच्छे तरीके से। कैसे समझना है? तुमको सिर्फ प्यार से सुनना है। सब चीज नीचे बुक में कुछ नहीं मिलेगा, बुक में कुछ नहीं, बुक में सिर्फ कंटेंट है। समझना है इधर स्क्रीन पे, वो अपने यहाँ पे ड्रॉ करते हुए चलेंगे, पूरा का पूरा डायग्राम्स और जो भी है रिलेट करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो से। अगर गूगल को यूज करना है, गूगल से कुछ रिलेट करना है, वो सब करेंगे। जो जो चीज रिक्वायर्ड होगा तुमको अच्छे से समझाने के लिए, वो काम मेरा होगा पूरा का पूरा। ये हुआ समझने वाला पार्ट। अब समझ लिया तो समझने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज तुमको पहले लर्न करना पड़ेगा। अब आया RA हुआ रिवाइज आखिरी तक। मेरा जो 2 घंटा का क्लास है, वो 2 घंटे की क्लास में हम लोग नया कंटेंट अगर बात करें सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ते हैं। रिमेनिंग हाफ एन आवर इज एलोकेटेड टू अदर थिंग्स। और जो तुम समझ रहे 2 घंटा में आधा घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है, 25% टाइम हो जाता है। मतलब 25% ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन इज एलोकेटेड टुवर्ड्स अदर देन न्यू कंटेंट। नया कंटेंट 1.5 घंटे का है पर क्लास,
1.5 घंटा हम लोग एकदम नया नया चीज पढ़ने वाले हैं, नया नया सेक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो रिमेनिंग आधा घंटा है वो नया चीज नहीं पढ़ेंगे, वो बाकी 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे करेंगे। पहला 15 मिनट ऑफ एवरी क्लास विल फोकस ऑन पास्ट डेज रिविजन्स। तुम लोग यहीं पे साथ में रिवाइज करेगा, यहीं पे साथ में लर्न करेगा मेरे साथ साथ, हम बोलते हुए चलेगा, यू हैव टू रिपीट इट साथ साथ में। और मन में कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होता। अगर घर पे भी कोई बैठ के पढ़ रहा है, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, अभी तुम लोग सिंस ये नया नया आ रहा है, देखो फाउंडेशन बहुत अलग लेवल होता है, उसमें तुम्हारे पास टाइम बहुत था, 4 ही सब्जेक्ट था करने को, जिसमें भी अकाउंट्स और मैथ्स मोटा मोटा तुम 11-12 में पढ़े हुए हो, तो कुछ ऐसा बहुत नया नया चीज नहीं होता था, सिर्फ एक लॉ होता था नया। फाउंडेशन को छोड़ दो, अब तुम आ गए हो इंटर में, इंटर के व्यू पॉइंट से सोचना है, धीरे धीरे वो थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है। कभी भी कुछ भी पढ़ो तो मन में मत पढ़ना, मन में पढ़ना इस टाइम वेस्ट। क्यों? तुम मन में पढ़ रहे हो, दीवार पर ड्राइंग चल रहा है, कौन क्या डांस, उधर खाली दीवार भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है, क्योंकि कुछ तो भी दिमाग में ड्राइंग चल जाता है उसमें। नेक्स्ट, अगर कोई रिलेशनशिप में है तो तुम्हारा दिमाग में तो 10 चीज चल रहा है, खाना खाया क्या, सो गया क्या, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ये सब बहुत चीज चल रहा होता है, तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली चला गया लास्ट में। तो इसीलिए बहुत ईजी हो जाता है डिस्ट्रैक्ट होना, बहुत इजी हो जाता है डिस्ट्रैक्ट होना अगर तुम मन में पढ़ रहे होते हो। लेकिन वही चीज अगर कुछ नहीं करना है, तुम हल्का सा बोलते हुए चले जाओ, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, अभी अगर हम बोल रहे हैं मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं सकता, क्यों? एक्टिवली हम यही इन्वॉल्व है ना, एक्टिवली हम वही, अगर हम ऐसे खड़ा हो जाए मन में सोचे जा रहा है तो ऑब्वियसली हमको ये भी नहीं पता कि तुम लोग यहाँ बैठा होगा। बेसिक बात है ना, तुम खुद से रिलेट करना। अगर तुम कहीं एक्टिवली किसी से बोलते बोलते बात कर रहे, तुम पूरा कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है, बात में इन्वॉल्व है। वही अगर तुम मन में कहीं पे एकदम ऐसे ही खड़ा है, तुम बहुत चीज सोचने लग जाता है। सेम चीज पढ़ाई में एप्लीकेबल है, अगर तुम मन में पढ़ रहे गया, वहीं पे तुम बहुत चीज अपने दिमाग में काल्पनिक घटनाओं पर आधारित क्रिएट करने लग जाओगे। और वही अगर तुम बोल बोल के पढ़ रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तुम्हारा दिमाग एक्टिव है, दिमाग कंटेंट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तुम बोल रहे हो तो दिमाग में जा रहा है, कान में सुन रहा है, तो मल्टीपल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होगा। वो सेम चीज सेम टाइम में तुम्हारा रिटेंशन बहुत बड़ा करेगा, बहुत लंबा करेगा। और वो उसका हैबिट कैसे डालेगा? क्लास में हम लोग बोल बोल के, क्लास में अगर हम बोलेगा, हम हर एक जन तक मेरा नजर पहुंचेगा, एंड यू हैव टू रिपीट करते हुए चलना पड़ेगा तुम, और ये तुम्हारा भला ही है। मैं ऐसे बहुत जन करता है, मुंडी झटकाते हैं, हाँ सही बोला, मेरे को आता है कंटेंट, याद तुमको कराना इज माई टास्क, तो तुमको साथ साथ रिपीट करते हुए चलना होगा। ये हुआ सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और उससे भी सुपर इंपॉर्टेंट आया लास्ट वाला एल। बहुत चीज आता था ना एल से, नहीं किया ढंग से तो लग जाएंगे। ये एल हुआ लिखना, ये एल हुआ लिखना। लिखने में क्या जाएगा? कितना ही पढ़ लो, कितना ही तुम रिवाइज कर लो, अगर एग्जाम हॉल में चालू हुआ 3 घंटा का तुमको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, अब वो 3 घंटा तुमको दिया गया है लिखने के लिए। ये 3 घंटा स्टार्ट टू एंड कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ लिखना है। और लिखेगा कब? जब तुम्हारे दिमाग में कंटेंट अच्छे से याद है और फ्लो ऑफ कंटेंट बहुत इजीली आ रहा है, दिमाग में लॉ का प्रोविजन फ्लो करे जा रहा है, तुम बस उसको लिखे जा रहे हैं। इतना स्पॉन्टेनियस होना होगा, सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम के 3 घंटे में। पेपर लेंदी, 3 घंटा में इतना टाइम ही नहीं होता है कि तुम्हारे दिमाग में कंटेंट आए, तुम सोचो फिर उसको लिखो। पॉसिबल एकदम रोबोट की तरह लिखना चालू करना पड़ेगा। अब ये चीज एक दिन में हो नहीं सकता, इट हैज टू बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो अपने क्लास में उसका हैबिट क्रिएट करेंगे। समझ आया? तो जो आधा घंटा का टाइम स्लॉट है ना, उसमें से 15 मिनट इज एलोकेटेड एवरी डे फॉर रिविजन, नेक्स्ट 15 मिनट इज एलोकेटेड एवरी डे फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। एक सारा क्वेश्चन देखो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो सब अपने लिखते हुए चलेंगे। कुछ चीज अपने क्लास में साथ साथ में लिखेंगे, कुछ चीज तुमको होमवर्क में, अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हुआ तुमको होमवर्क में एवरी डे 1 से 2 क्वेश्चन लिखने का हैबिट डाल लो। सिंपल सा स्टेप लिया ना एवरी डे, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सिंपल सा स्टेप अगर तुम एवरी डे ले लिया ना, तुम सोच के देखो अगर 80 क्लास भी साथ में अपने करते 2-2 घंटे का, 150 घंटा का कंटेंट ये में इंटर के में और 50 आवर्स बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ अदर लॉस, और 50 आवर्स 60 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो ये 150 आवर्स में तुम कितना सारा क्वेश्चन मेरे साथ लिख चुके होगे एवरी डे। अगर तुम 1 से 2 क्वेश्चन ले लो, 80 क्लासेस, सीएमए इंटर के अंदर में 90-95 क्लासेस। तो अब सोचो तुम एवरी डे अगर तुम 1 से 2 क्वेश्चन लिख लिया तो 100-150 क्वेश्चन टाइप हो गया ना लिखना। 150 to 200 क्वेश्चन, फिर कहां से कौन बोल देगा तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा एग्जाम में?
लिखने में। कौन बोल देगा तुम लिख नहीं पा रहे एग्जाम हॉल में? कोई बोल पाएगा क्या? तुमको भी एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब तुमको लगे यार लिखेंगे कैसे, लिखना नहीं आ रहा है, बस तुमको अपना रिटन लिखने वाला कॉपी खोलना है, अपने आप वो कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा जब तुम इतना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। अगर तुम इतना सारा क्वेश्चन अपने लिखे हैं प्लस टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर, प्लस टेस्ट आफ्टर, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट, चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट, कोई डिले नहीं, बाद में करेंगे। इसी के लिए संडेज का रिजर्व डे है। चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट, चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट, छुट्टी उट्टी नहीं होता सी एंटर। तुम जैसे ही सी एंटर और सीएम एंटर में आए तुम छुट्टी समर्पित ऐसा स्वाहा करके आ चुके हो। अभी भूल जाओ छुट्टी उट्टी, ठीक है? छुट्टी के लिए तुमको थोड़ा बीमारी वाला एक्टिंग करना पड़ेगा, तब किसी दिन घर में रह सकता है। उसमें भी डे एंड पे लगे यार शिट इतना सारा बैकलॉग लग गया, तो आ जाना चुपचाप क्लास में। समझ में आया? तो फोकस रहेगा तुमको 3 चीज में। लॉ को सरल बनाना है, ऐसे समझते हुए चलना आखिरी तक, पूरा लास्ट तक अच्छे से समझ के चलना है। SA क्या है? बोलते हुए चलो अभी से, देखा कैसा आलसी लोग। बोलो लॉ को अपने को सरल बनाते हुए चलना है। SA समझते हुए चलना, अच्छे से समझना है। RA रिवाइज आखिरी तक, पूरे रिवीजन मेरे साथ साथ करना होगा। और लास्ट में L नहीं किया तो लग जाएंगे। L लिखना है, इसीलिए वो L से चालू हो रहा है। L लिखना है, डन है। ये 3 चीज अगर तुम करते हुए चला गया, लॉ में एग्जाम्पशन छोड़ दो, पास वास छोड़ दो, ये सब छोटा मोटा टारगेट्स होगा, तुम इसके बहुत ऊपर जा चुके होगे। बस ये काम तुमको डे 1 से लास्ट डे तक मेरे साथ साथ करते हुए चलना पड़ेगा। सेंस बना? कुछ भी, थोड़ा सा भी? पक्का? यहां तक कंफर्ट है? अभी तक लाइफ इज इजी? पक्का? चलो आ जाओ, ठीक है। तो मोटा मोटा इतना हो गया। अब मेरे को इससे ज्यादा और अब अपने आगे चलते हैं, कंटेंट चालू करते हैं। लाइव ऑनलाइन जितने भी लोग बैठे, एक बार तुम प्लीज कंफर्म कर दो यहां तक कंफर्ट है, इस चीज में कहीं कोई दिक्कत? एक बार कंफर्म कर दो यहां तक कहीं कोई दिक्कत। अगर नहीं तो अपने आगे चलते हैं। सब सही है? परफेक्ट। परफेक्ट। अब आ जाओ, अब तुम्हारा दिमाग चलना चालू करना है। अभी तक तो मोनोलॉग चल रहा था, हम बोल रहे तुम सुन रहे हो, ये सब क्लास मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है? ये मोनोलॉग जमता नहीं अपने को, डायलॉग होना चाहिए। बोलना और मेरे को सुनना, तुम बोलोगे, ऐसा चलेगा, ठीक है? उसी में तुम भी एक्टिव होगा, वरना देखो थ्योरी सब्जेक्ट है, नींद आने में टाइम नहीं लगता है। लोरी से भी ज्यादा स्वाद आता है इसमें, लोरी से भी ज्यादा मीठा लगेगा मेरा भी आवाज, बहुत ही बेसुरा आवाज है, लेकिन फिर भी तुमको मीठा लगने लगेगा क्योंकि नींद आ जाएगा उसमें भी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए द ओनली वे टू कीप योर सेल्फ, देखो मेरा काम होगा बीच बीच में तुमको कुछ तो भी अजीब तरीके से लाइन मार देगा, कमेंट कर देगा, तुम जग जाएगा, उससे जग जाएगा, वो मेरे को आता है, वो मेरा एफर्ट होगा तुमको जगाने के पीछे में, वो भी करना पड़ता है अपने को, तब करेंगे। लेकिन तुमको भी थोड़ा सा एफर्ट देके जग के रहना पड़ेगा, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट है। एट द एंड कुछ तो भी टॉपिक्स ऐसा होगा जो हल्का सा हो सकता है तुमको बोरिंग लगे, या मे बी तुमको उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, पॉसिबल है उस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट डाल के जगना है बस। ज्यादा हो तो बाजू वाले को एक चमाट मार देना, बाजू वाले को बोल के छोड़ दो, अगर हमको नींद आए तो तुम थप्पड़ मार देना। ब्लैंकेट अप्रूवल तुमको दे दिए सारे क्लास के लिए, वो नींद नहीं भी है तो भी जड़ देगा, ठीक है? फिर तुम भी जड़ देना, तो ऐसे करके तुम डर से ही जगे रह जाओगे। ये बात भी सही है, डन? आ जाओ, अब इसके साथ चालू करते हैं पहला बेसिक 3 क्वेश्चन। सबसे पहला, लॉ क्या है? स्क्रीन पे देखते हुए चलो। सबसे पहला, लॉ क्या है, क्यों चाहिए लॉ, और अगर ये नहीं होता तो भाई क्या प्रॉब्लम हो सकता था? तुमको मालूम है क्या लॉ क्या है? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये। रूल्स, गाइडलाइंस, सब ऐसा बुक डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल। हाँ, कानून। नहीं, सही बोला, सब सही बोला, ऐसा तुम बुरा मत मानना, हम छेड़ते, हाँ तो कोई बुरा मत मानना, सब सही बोला, लेकिन एग्जाम्पल से बात करते हैं। व्हाट इज लॉ? एक एग्जाम्पल दो, ये मत बोलना कंपनीज एक्ट 2013। अभी रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क आया है? अरे अभी शर्म का क्या, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। बचपन स्कूल वूल में कहीं रेड रेड मार्क मतलब समझता है ना, 40 के नीचे। अरे अरे ये क्या हो गया? ये भी डर गया लग रहा है।
अभी रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क आया क्या? आया ना? नहीं आया तो बाजू वाले के घर में आया होगा, बाजू वाले का आया होगा, कहीं तो भी देखा है ना तुम रेड मार्क आया? अभी तुम कैसे रिलेट करते देखना, अगर रेड मार्क आया पहला तो वहीं फट गया भाई, घर में कैसे बताए, घर में कैसे बताए? अब घर में हम लोग जाके देखते मूड वूड ठीक है कि नहीं, खाना वाला खा लिया ना, पापा भूखे तो नहीं है वरना भूख का गुस्सा भी तुम पर आ जाएगा, ये सब ऐसा तुम सिचुएशन क्रिएट करते हो। रेड मार्क अगर किसी के जीवन में नहीं आया, तुम कुछ तो भी कांड किए होगे, कुछ और कांड किया होगा, जो पकड़े जाने का भयंकर डर, अगर पता चल गया जो चीज हाथ में आएगा उसी से तुम्हारा सुताई हो जाए, पिटाई नहीं सुताई बोलते हैं उसको, जो चीज हाथ में आ गया विद इन द रीच उसे तुम पिट जाओगे। आजकल ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल, बचपन पहले ऐसा होता था बहुत, पापा से सुनना दादाजी कितना मारे थे उनको, तब तुमको समझ में आ जाएगा। मार खाया ना है, वो अभी भी ये चलता है। आजकल मेरे को लगा था मम्मी पापा थोड़ा सा भगवान दिमाग ज्यादा डाल के भेजने लग गए। हाँ बचपन में, हाँ बचपन, अभी तो उनको हाथ में दर्द आ जाएगा, अभी तो उनको दर्द आ जाएगा। हाँ हाँ, अब तो नए नए बच्चे लोग नहीं खाते, उन लोग ऐसा ऐसा लुक दिए कैसे हाथ लगाया, मतलब ऐसा गुंडा जैसा लुक दे देगा। तो अभी ट्रेंड अलग हो गया थोड़ा सा, हम लोग बहुत मार खाए, मार खा के ही तो लगता है थोड़ा सुधर गया होगा, वरना पता नहीं क्या निकल जाते। तो जब रेड मार्क आया, कुछ ऐसा चीज जब तुम घर में नहीं बता सकते और उनको पता चल गया, तुम नहीं बताया उनको पता चल गया, अब डबल पिटाई पड़ना। तुम बता देते तो कहीं ना कहीं कम हो जाता, तुम नहीं बताए और तुम अब उनको पता चल गया, रेड तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड ऐसे ही पड़ा था, वो देख ले रेड, तुम्हारे खून से लाल होने वाला है तुम। ठीक है, जब वो रेड मार्क देख लिया, कोई ऐसा कांड जो तुम किए हो और उनको नहीं पता चलना था, उनको पता चल गया, अभी बोलो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारे लिए तो जिंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ा हो गया, हाँ या ना? बहुत बड़ा जिंदगी का संकट इधर तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया। अब बोलो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? पापा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा या बेटी, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम अगली बार ध्यान देना। और इतना हल्के से बोलने वाले पापा नहीं होते, समझ आया ना? तुमको तब और ज्यादा डाउट होगा ये कैसे हुआ। अगर वो इतना सा बोल के निकल गए ना कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम बेटर हो जाएगा, तुमको और ज्यादा अपने ऊपर डाउट हो जाएगा, ये ठीक नहीं हुआ। एक आध चाटा वाटा नहीं पड़ता तब तक तो लगता ही नहीं कि तुम एकदम इमेजिन करके बैठो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या। वो बोले कोई बात नहीं, हजम ही नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा, गुस्से से ज्यादा स्ट्रेसफुल वो हो जाता है, कुछ बोले कैसे नहीं। ठीक तो है ना? ये तूफान के पहले वाला शांति तो नहीं है ना, ये सब होने लग जाता है। करेक्ट, रिलेट कर पा रहा होगा? ये तो ऐसा होता नहीं है, वो डालेंगे तुम पर रेस्ट्रिक्शन, मोबाइल ले लिया जाएगा, अब बोलेगा घर से बाहर मत निकलना अगले 15 दिन तक। नेक्स्ट टाइम एग्जाम आया तो तुमको बोल देंगे बस मोबाइल जब्त कर लेंगे, उसके 1 महीना पहले घर से बाहर नहीं निकलना, बुक के सामने नहीं दिखे तो फिर देखना। और तब हम लोग का अलग अलग पैटरा चालू होता है कि जैसे ही पापा का आवाज आया रूम तक आने का, बुक खुल जाता है। यही होता ना? अरे सब सब हम लोग भी तो करते थे वही चीज, अलग थोड़ी है। और पता नहीं कैसे वो समझ जाते थे। और जिंदगी का एक और दुख भाई साहब, 4 घंटा पढ़ लिया इंसान, 1 मिनट फोन हाथ में लेते ही गेट खुल गया। ये तो पता नहीं भगवान भी ऐसे ही बना के भेजता है, 4 घंटा कोई नहीं आएगा, हम लोग इज्जत से पढ़ रहे हैं और वो 4 घंटा मन में आया भी नहीं कि पापा मम्मी आ सकते, मस्त पढ़ रहे हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट फोन हाथ में लेना था और उधर ही गेट खुल गया। अब तुम कुछ भी बोल के जस्टिफाई कर लो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नियम सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा ऐसा, ये नियम का बात है। तो अब तुम्हारा एक प्रॉब्लम सिचुएशन था क्या, कुछ तो भी तुम कांड करके आए, रेड मार्क इज ऑल्सो कांड उनके लिए, तो हाँ कुछ तो भी कांड करके आए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए, वो तुमको कोई पनिशमेंट दिए और वो एक उसको ठीक करने का ट्राई किए, हाँ या ना? वो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करने का कोशिश कर रहे थे कि तुम वापस से सेम चीज ना करो, हाँ या ना? करेक्ट। तो एक इमेजिन करो एक सिचुएशन, तुम कभी दारू वारू पी के 12 साढ़े 12 बजे घर घुसो, रात को 12 साढ़े 12 बजे घर घुसो, तो क्या रिएक्शन होने वाला है? तुमको नींबू तो नहीं चटकाएंगे ना, क्या रिएक्शन हो? पहले तो उधर ही वो गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे, ये गेट में ये घर अब तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, कल आइएगा। किसका बेटा आ गया ये भी हो सकता है,
तुम मेरे खून नहीं हो सकते, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा लाइन आ जाएगा, हाँ या ना, ऐसा तो ये सब कहीं ना कहीं एक कॉन्सिक्वेंस हुआ ना, तुम कुछ गलती किए थे, कुछ कांड किए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच समथिंग हैपेंड। तो जो एक रूल बना, जो एक रूल क्रिएट हुआ, वो ऐसे ही रैंडमली रूल क्रिएट हो गया क्या? रैंडमली रूल क्रिएट हुआ नहीं। अगर तुम्हारा कभी रेड मार्क नहीं है, उनको फोन नहीं चाहिए। रूल कब क्रिएट होता है? व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, तब एक रूल बनता है। क्यों? वो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, या वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो ये इंश्योर करने के लिए, हाँ या ना? रिलेट कर पाए अपने घर से? पक्का। अब यही सेम चीज अगर तुम एक कंट्री लेवल पे ले जाओ, यही एक सेम चीज कंट्री लेवल पे ले जाओ, इधर ध्यान देना स्क्रीन पे, यही एक चीज तुम कंट्री लेवल पे, गाड़ी वाड़ी का तो आइडिया होगा, गाड़ी सब चला, गाड़ी चलाना जरूरी नहीं है, गाड़ी रोड पे तो दिखता है ना चलते हुए, एक्सीडेंट बोल के कुछ होते हैं मालूम है, बस मोर देन इनफ। अब सुनते हो चलना, इधर देखो क्या दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे, यहां पे लेडी ड्राइवर, यही तो लेडी ड्राइवर दिख गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपना अपना चीज तुम लोग देख लेता है, ठीक। गाड़ी नहीं दिखा, गाड़ी चल रहा है ये भी नहीं दिखा, लेडी ड्राइवर ठीक दिख गई, करेक्ट, करेक्ट। जिसको जो दिख रहा है देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको ये मैडम गाड़ी चलाते हुए दिख रही है, और ये देख रही है मैडम कितनी खुश है, दिख रहा है? देख, अब तो देखो जब हम बोल रहे हैं, जूम इन कैसे करें, अब ये जूम इन नहीं हो पाए, समझ में आ रहे हैं? यहां तक इतना दिख रहा है मैडम कितनी खुश है, गाड़ी चला रही है। अब तुमको ये पता है कि मन में कितनी गुस्सा है। अगर सपोज करो ऐसा गाड़ी चला, ये गाड़ी लेके निकली और उससे जस्ट पहले घर में ऐसा सिचुएशन, जस्ट पहले घर में ऐसा सिचुएशन हुआ, इसको बोले तो झगड़ा, जस्ट पहले घर में ऐसा कोई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये गाड़ी चलाने निकल गई रोड पे। ऐसा तुम्हारे एग्जाम के साथ हो सकता है, तुमको मालूम है ना? तुम एग्जाम दे दिए, अब सामने वाला चेक करने वाला भी एक इंसान, सपोज करो उसके घर में कल ऐसा झगड़ा हुआ हो, तब क्या होगा? सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा गुस्सा तुम्हारे पेपर में उतरेगा। वो तो क्योंकि घर में गुस्सा कर नहीं सकता, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो कहां गुस्सा करेगा? तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे पेपर में तुम राइट आंसर भी लिख के आए, गलत, रॉन्ग। अगर कभी पेपर में तुम आंसर शीट मंगाओ, राइट आंसर को रॉन्ग कर दिया, समझ जाना कुछ नहीं कर सकते तुम इसका। उसके घर में कल झगड़ा हुआ होगा, मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, समझ आया? पक्का। इसमें हुआ क्या, एक लेडी ड्राइवर गाड़ी चला रही थी, बहुत खुश तुमको दिख रही थी, लेकिन उसके घर में कुछ इस तरीके का झगड़ा हुआ, आया ना? इतना तक समझ आया? अब जब मन में तुम्हारा झगड़ा, गुस्सा मन में चल रहा है और तुम गाड़ी चला रहे हो, चांसेस आर तुम किसी राह चलते प्यारे से इंसान को उड़ाते चल जाओ। बोला गुस्सा ऐसा, इधर देखो पेड़ डालना पड़ा कि फालतू में इंसान का बलि क्यों चढ़ाए, इधर पेड़ डाले हैं, बट हो सकता है पेड़ की जगह, पेड़ है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंसान, सोच के देखो तुम मस्त रोड क्रॉस कर रहे हो अपने धुन में, छोड़ो अपने ऊपर मत लो रे बाबा, भूल चुक में काला जबान लग गया, सरस्वती जी तथास्तु हो गया तो दिक्कत हो, नहीं छोड़ो, थोड़ा और। कोई कार्टून कैरेक्टर है क्या तुम्हारा फेवरेट? शिनचान, शिनचान को नहीं मारते हैं, नोबिता को भी नहीं मारता, वो देखा है छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम को नहीं, उसमें नहीं, चुटकी को कैसे उड़ाएंगे, टुनटुन मौसी में उल्टा हो जाएगा, गाड़ी को डैमेज। उसमें वो था ना विलेन छोटा भीम में, लंगोटी वाला, कालिया कालिया कालिया, कालिया को एक देखो, उसको देख के गुस्सा तो आता था मन में, उसको देख के गुस्सा, ऐसा एकता कपूर में विलेन कोमोलिका टाइप वाला फीलिंग आता था, करेक्ट है ना? तो उसको यहाँ पे डाल दो, ये मस्त चलाते हुए आ रही है, मन में गुस्सा, कालिया बीच में रोड क्रॉस कर रहा था, अब बोली ऐसा उड़ा के निकल ली, उड़ा के निकल ली। अब भले ही तुमको उससे प्यार नहीं है, कालिया से कितना ही गुस्सा भरा हो, बट क्या तुम ये चाहेगा कि वो बेचारा उसका बलि चढ़ जाए ऐसे ही किसी घर के झगड़े की वजह से? बोलो ना, चाहेगा ऐसा? चाहेगा ऐसा? अगर ऐसा होने लगा और ये मस्त ऐसा GTA की तरह उड़ा के निकलनी और चीट कोड डाल के पुलिस भी नहीं पड़ा, तब तो लोग हाथ में बैग लेके नहीं AK-47 लेके घूम रहे होते हैं। तुम ऐसा बोला टाक, रिलेट कर पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे थोड़ा सा भी? बट वो आज के दिन नहीं है,
वो आज के दिन नहीं है। तुम रास्ते में घूम रहे तो इतना तो श्योरिटी है ना कि तुम जहां जा रहे वहां जिंदा पहुंच ही जाएगा। इस उम्मीद में तो अपने चल ही रहे हैं, इस होप में चल रहे हैं, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉज लगा है जो ये चीज इंश्योर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, क्या ये लेडी ड्राइवर भले इसके घर में कितना झगड़ा हुआ हो, कितना इसको गुस्सा आ रहा हो, बट सामने से कालिया क्रॉस कर रहा है, बट के फिर भी एक्सेलरेटर पे एकदम फुल स्पीड एक्सेलरेटर से उसको उड़ा के जा सकती है, उड़ा के जा सकती है। तुम बोल दिए नहीं, क्यों? सामने पुलिस खड़ा हो जाएगा, क्या के नहीं उड़ा नहीं सकते इसको। क्यों क्यों नहीं उड़ा सकती? क्यों नहीं उड़ा सकती? क्यों नहीं उड़ा सकती? क्योंकि दो एक्ट्स है इंडिया में, क्योंकि दो एक्ट्स है इंडिया में। एक है, पूरा पढ़ो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और दूसरा है इंडियन पीनल कोड 1860। ये दो एक्ट्स है जो तुमको सजा दे देता है अगर तुम गाड़ी के थ्रू किसी का भी एक्सीडेंट करते हो या किसी का डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ये दो एक्ट्स तुमको सजा देता है। लॉजिकल चीज लगा? ये दो एक्ट तुमको सजा देता है। अब अगर ये दो एक्ट नहीं होता, हर कोई गाड़ी चलाता, बहुत रेकलेसली चलाता, सामने से कोई क्रॉस कर रहा है, कोई बात नहीं, लग गया, कोई बात नहीं, सो सॉरी, चलेंगे। आधे लोग तो सॉरी भी नहीं, लग गया लुक और देगा, क्यों क्रॉस कर रहा था? समझ आ रहा है ना? पक्का समझ आ रहा है? रिलेट कर पा रहा है? तो कहीं ना कहीं क्या ये डर डाला मन में, भले ही तुम कितने गुस्सा हो, कितने कुछ भी हो, क्या ये एक्ट तुम्हारे मन में डर डाल के रखा है कि तुम कुछ गलत कर दिया अगर गाड़ी के थ्रू तो तुमको सजा मिलना है, गाड़ी को नहीं? समझ आ रहा है? टार्जन द वंडर कार सिर्फ मूवी में था, किसी को मार मूर के आ गया और पता भी नहीं चला। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहे ना? अरे बोलो ना, भले ही तुम कितना ही गुस्सा हो किसी से भी, कितना ही जीवन में तुम्हारे दुख है, क्या तुम ऐसा हरकत कर सकता है? पॉसिबल भी है? नहीं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? पक्का? क्यों? क्योंकि देयर आर टू एक्ट्स इन इंडिया जो तुम्हारे मन में डर डाल के रखा है कि अगर तुम कुछ गलत कर दिए तो सजा बहुत बड़ा होने वाला है। तो सजा, अब उतना बड़ा सजा किसको चाहिए भाई? इससे अच्छा प्यार से गाड़ी चला, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा हुआ सॉरी बोल के निकल जाएंगे घर में। समझ आ रहा है? पक्का? तो ये था दो एक्ट्स का। अब तुम बोल सकते, थोड़ा सा लॉजिक से लगा के देखो, मोटर व्हीकल एक्ट क्या बात करता होगा? अगर तुमको ये बैकग्राउंड पता चला, मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या बोलता होगा, तुम थोड़ा सा एक ऐसी एस्टिमेट गेस कर सकता है क्या? थोड़ा रूल्स क्रिएट किया होगा ना ड्राइविंग को लेके, साइंस है तो फॉलो करो, स्पीड लिमिट है तो फॉलो करो, स्पीड ओवर स्पीडिंग कर दिए तो क्या फाइन होगा, क्या पेनल्टी लगेगा, नो एंट्री में चले गए तो क्या पेनल्टी लगेगा, किसी को उड़ा दिया तब तो तुम गए काम से, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बिना गाड़ी मत चलाना, चलाए तो फाइन अलग। ड्राइविंग लाइसेंस कौन से साल में मिलना चाहिए? व्हेन यू आर 18 एंड अबव। पैर तो पैडल तक पहुंचना चाहिए ना, तब मिलेगा, वहां तक पहुंचा नहीं तुमको लाइसेंस चाहिए। समझ आ रहा ना? यही सब तो बेसिक बात बोलेगा ना मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्लियर है? पक्का? 100%। क्या ये बात करेगा क्या कंपनी कैसे बनाना है? ये बात करेगा कंपनी कैसे बनाना है? नहीं, उसका पर्पस अलग है। रिलेट कर पाया? एक सिंपल सा बैकग्राउंड और तुमको एक्ट लॉजिकल लग गया। अगर यही बैकग्राउंड नहीं होता मन में, तब तुमसे कोई पूछता मोटर व्हीकल एक्ट क्या बात करेगा, तब शायद तुम थोड़ा और अलग तरीके से सोचते और सोच के बोलते ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ बोलता होगा। बट लॉजिकल लगा ना ये सिंपल सा चीज। तो एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के सामने वो प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के सामने वो प्रॉब्लम आया, गवर्नमेंट को लगा यार इसका तो समाधान निकलना बहुत जरूरी है, ये इस तरीके से चल नहीं सकता। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो सॉल्यूशन कहां पे आएगा? लॉ में। सॉल्यूशन के लिए लॉ क्यों बनाना है? सॉल्यूशन आके बोल दो कि तुम ऐसा नहीं करो। रास्ते भी तो एक मोर्चा लेके निकल सकता है ना, हर जगह बोर्ड टांग दो ना, संभाल के चलाओ उड़ाने का नहीं, संभाल के चलाओ उड़ाने का नहीं। लोग को खाली बोलना ही तो है ये तुम्हारा गलती है, कौन सा उनको नहीं पता ये उनका गलती है। अगर तुम खाली ऐसे ही बोल दिए संभाल के चलाओ उड़ाने का नहीं, तो क्या वो मान ले हाँ बोले ओके ठीक है,
क्या होगा? बोलेगी तुम अपने काम से काम रख, तुमको क्या है, तुमको थोड़े उड़ा रहे, ज्यादा है तो बोला तुम भी आओ सामने। बात समझ में आ रहा है? तो लॉ क्या है? लॉ इज नॉट जस्ट अ सोल्यूशन, लॉ इज अ लीगल सोल्यूशन। लॉ इज अ लीगल सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल? अगर तुम ये फॉलो नहीं किए तो जिसको तुम उड़ाए उसको तो हम लोग ट्रीट करेंगे, हॉस्पिटल में जाएगा, सब कुछ होगा, वो सब होगा, बट तुम क्यों उड़ाए ये फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये काम क्यों किए इररिलेवेंट हो जाएगा। तुम ये काम किए, अब सजा तुमको मिलना है। यू हैव टू कंप्लाई विद दिस। इट इज, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ लीगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है इसको कंप्लाई करना है या नहीं करना है। पापा कुछ बोल दिए, ऑप्शन है क्या? मम्मी कुछ बोल दी, ऑप्शन है। मम्मी कुछ बोल दी, ऑप्शन है। तुम नहीं भी मानो क्या, सॉरी बोलेगी, ठीक, वो वापस बोल देंगी, फिर तुम बोलोगे सॉरी, फिर वो वापस बोलेंगी, फिर तुम बोलोगे सॉरी। वो मन चाहा हुआ, नाम कहने को तो रूल बन गया, बट तुम नहीं भी फॉलो करो क्या हो जाएगा? फिर से 2 बार सुनने मिलेगा, फिर से तुम ढीठ सॉरी बोल दोगे। तो ऐसा होगा 5-6 बार के बाद ना वो बोलेंगी ना तुम सॉरी बोलोगे। एक्सेप्टेड है या ना? यही होता है। यही सेम चीज अगर पप्पा बोल दिए तो, यही सेम चीज अगर पप्पा बोल दिए तो पत्थर की लकीर की तरह वो बन जाता है। वो क्रॉस कर दिए बेटा, अब तुम गए, वो लक्ष्मण रेखा बन गया। वो क्रॉस कर दिए तो अब तुम गए, किडनैपिंग में नहीं होगा, अब तुम गए सीधा। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। समझ में आया ना? तो वही सेम चीज लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर ये लॉ कुछ बोल रहा है तो यू हैव टू कंप्लाई विद दैट, और अगर नहीं किया, अगर नहीं किया तो फिर बेटा तुम गए, तो फिर तुम गए। ठीक है, थोड़ा सा सेंस बना। अब तुम बोलेगा अच्छा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 क्यों फॉलो करे, क्यों फॉलो करे? नहीं फॉलो किया तो क्या दिक्कत है? क्यों फॉलो करे? तुम मोटर व्हीकल एक्ट तुम पे अप्लाई कर रहे, तुमको कैसे पता? कौन बोल रहा है तुमको फॉलो करने के लिए? किसी को तो बोलना होगा ना तुमको फॉलो करने के लिए। कौन बोलेगा फॉलो करने के लिए? कोई तो बोलेगा। एक चीज, दूसरा चीज, ये एक्ट बनाएगा कौन? अगर रूल है, घर में रूल समझो ना, घर का वो चीज से रिलेट करो। बना कौन रहा है रूल? पापा। फॉलो कौन कर रहा है? हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ऑप्शन है क्या? ये तो एक फादर सन रिलेशन, फादर सन या फादर डॉटर, फादर डॉटर में एप्लीकेबल नहीं है, वो मदर डॉटर में एप्लीकेबल हो जाता है। सेम जेंडर में एप्लीकेबल है। फादर डॉटर में अलग प्यार होता है भाई। हम लोग तो ऐसे चलते फिरते टपली पड़ जाएगा, उनको सेवा होता है उनका। पप्पा की परी इज रियल, वो मजाक नहीं है। तुम लोग रिलेट कर रहे हो ना? बोलो बोलो। हाँ ठीक है, बात तो सही बोली। तो उसमें फिर तुम ऐसे पिटाई में हाँ क्यों बोल रहा था? कुछ नहीं, कोई पिटाई हुआ है कभी तुम लोग का? लड़का लोग का तो होता ही है, लड़की लोग का पूछ रहे हैं, कभी हुआ है? हुआ है? मम्मी क्या पापा? अरे बाप रे, तब तुम पक्का कुछ कुछ तो भी सीरियस कांड करके आती होगी, है ना? नॉर्मली हम तो ये देखा है कि 4 घंटा पढ़ाई किया, 1 सेकंड में फोन दिख गया। क्लास 10 में पूरा रात पढ़ाई? अच्छा, अरे पढ़ाई, हाँ बस तब तो गए। ओ तेरी, ये तो रियल है। या सेम चीज, 3.5-4 घंटा तुम पूरा रात जग के पढ़ लो और तुम उसके बाद फोन ले लो और ऐसे ही आगे 2 चमाट निकाल के चली गए। मच्छर मार रहा है क्या? ये नियम का बात है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। अब ये वाला चीज तुमको कैसे मानना पड़ेगा कि तुम उस घर में पैदा हो गए? अभी ऑप्शन ही नहीं है। तुम बोलेगा घर छोड़ दे, अगले दिन वापस लौटना पड़ेगा, कहां रहेंगे वरना? बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट हाउस, इट इज बट ऑब्वियस। तुमको पड़ोस वाला अंकल या आंटी कुछ भी बोल दे, तुम बोले यार ठीक है आप फॉलो करिए। तुम वो पड़ोस वाली आंटी बोली कि 11 बजे तक आ जाना, बोले हाँ ठीक है आप भी चलिए। समझ में आ रहा है? तो तुम उनका बात मानेगा क्या? आर दे रेलिवेंट? नो। किसका बात मानना पड़ेगा?
अपने घर में अगर ये रूल बन गया तो क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि तुम उस घर के एक सदस्य हो, उस घर के एक सदस्य हो। तो वैसे ही क्या तुम भारत के एक सदस्य हो? यू आर एन इंडियन सिटीजन। इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, you have to comply with every law which is being passed in India. Every Indian law के साथ तुमको comply करना पड़ेगा just because you are an Indian citizen. क्या उधर अमेरिका में कोई एजेंसी आके तुमको बोलेगा कि गन पॉइंट में तुम ये कांड करके आए अमेरिका में? नहीं बोलेगा ना। वो अमेरिकन लॉज अमेरिका के सिटीजन्स पर लगेगा, उसके टेरिटरी पर लगेगा। तुम इंडियन टेरिटरी पर रह रहे हो, यू आर एन इंडियन सिटीजन, तुम पे इंडियन लॉज लगेंगे। और ये बाय चॉइस नहीं है, ये फॉलो करना पड़ेगा। किसी को तो ये बात बोलना पड़ेगा। कौन बोलेगा देखते हैं। एक तो ये बात हुआ, किसको फॉलो करना है। नेक्स्ट लॉ बनाएगा कौन? तुमको लगेगा मोदी जी। कौन बनाएगा? मोदी जी। तो फिर कौन? नहीं तो फिर कौन? अगर मोदी जी लॉ नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बोलो फिर, तुम सब मुंडी हिलाए। बोलो बोलो ना, गलत ही तो बोलेगा। सीखने आया ना। लॉ मेकर कौन होगा? लॉ गवर्नमेंट ही तो, गवर्नमेंट ही तो लॉ बनाएगा। एग्जाम्पल मोदी जी। अरे उसके ठीक है और भी लोग होंगे ना, मोदी जी खुद नहीं लिखेंगे, उनके और सहयोग और जो भी लोग हैं लॉ मिनिस्ट्री में। बोलो तुमको ऐसा लगता है? अगर गवर्नमेंट चलते फिरते लॉ बना दिया, कोई सरफिरा गवर्नमेंट आया तो, कोई सरफिरा पागल आदमी आ गया गवर्नमेंट में, तब तो सारा लॉ का धज्जी उड़ा देगा। बोल देगा AK-47 इज लीगल, कैरी करो। तब वो तो ये बोल देगा ना, AK-47 कैरी करो, लीगल है, रोड में तुम मन मस्त उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक मनी रखो, सब चलेगा, एवरीथिंग इज अलाउड। पॉसिबल है? अगर कोई सरफिरा पागल आदमी आ जाए तो वो तो बना के जा सकता है, बना के तो जा सकता है। क्या ये इतना बड़ा पावर एक गवर्नमेंट को दे सकता है? और अगर ये गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया गया, तुम सोचो गवर्नमेंट तो 5 साल का मेहमान है, वो आके चला जाएगा, अगला 5 साल में कोई और गवर्नमेंट आ जाएगा। आज मोदी जी, कल कोई और हो सकता है। अभी तो अपने साल में, इस साल इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है कोई और आ जाए, हो सकता है यही वापस आ जाए, है ना। पॉलिटिक्स डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉ का व्यू पॉइंट से डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिक्स सब ठीक है, वो अपनी तरफ, लॉ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब इस केस में अगर सपोज करो मोदी जी को दिख रहा है कि वो अभी री-इलेक्ट नहीं होने वाले हैं, यूट्यूब पे जाएगा, थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। अगर सपोज करो इस साल गवर्नमेंट पलटने वाला है, हो सकता है, तो जाने वाला गवर्नमेंट लॉ बिगाड़ के जा सकता है ना, बिगाड़ के जा सकता है। वो बोलेगा आगे वाला देखे, उसको संभालना है। तो ये लोग अपना पर्सनल पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे ना। फिर सोचो एक बार, पर्सनल पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे। अगर तुम गवर्नमेंट को इतना बड़ा पावर दे दिए, इतना बड़ा पावर कभी भी गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। गवर्नमेंट तो बदल जाएगा, समथिंग मोर परमानेंट, उसको ये पावर देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट का एक भी रोल नहीं है लॉ बनाने में। 0 पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन मेकिंग द लॉ। समझ में आया? पक्का? इंडिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस कब आया था? 1947। इंडिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। अच्छा ठीक है, ऐसे रिलेट करते हैं इसको। आज का प्राइम मिनिस्टर कौन? इसमें भी चुप है, बोलो। नरेंद्र मोदी जी। आज का प्राइम मिनिस्टर कौन? प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वेरी गुड। आज का फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमण। ये 3 तो तुमको पता होना चाहिए, वरना गलत हो जाता। वेरी गुड, तुमको मालूम है। नहीं पता तो अभी पता चल गया, वेरी गुड। चलते थोड़ा बैकडेट। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। वाह, वेरी नाइस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। क्या तुमको पता है उस समय का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, लॉ मिनिस्टर कौन था? पता है तुमको ये बात? क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तुमको मालूम है? वेरी नाइस। कौन था? डॉक्टर BR अंबेडकर। और वो भाई साहब बहुत ही मास्टरमाइंड आदमी, बहुत ही मास्टरमाइंड आदमी। अब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी उनको तो कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मिला ही नहीं ना। ब्रिटिश तो अपना स्ट्रक्चर छोड़ के गए, ब्रिटिश तो चले गए, अपना स्ट्रक्चर छोड़ के गए।
इंडिया उनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली फेस ऑफ इट फॉलो नहीं कर सकता था। अगर फॉलो करता तो फिर हम लोग भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह ही ब्रिटिश रूल के हिसाब से कंटिन्यू हो जाते। तो इंडिया को एक अपना लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करना था और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब उनके सामने तुम सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज लॉ का एक नया स्ट्रक्चर, लॉ क्रिएट नहीं करना है, लॉ का एक पूरा ढांचा क्रिएट करना है कि भाई लॉ बनेगा कैसे, आगे जाके लॉ फॉलो कैसे होगा, पास कैसे करेंगे, सब कुछ क्रिएट करना है, सब कुछ क्रिएट करना है। बहुत बड़ा एफर्ट वाला चीज हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा एफर्ट वाला चीज हो जाएगा, हाँ या ना? 100% डन है, सेंस बन रहा है पक्का। तो इस केस में अब उनके सामने बहुत बड़ा एक सिचुएशन था कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है वो, अब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कब तक रह लेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल बेसी से बेसी। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हुआ तो लॉ मिनिस्टर भी चेंज हो जाएगा, फिर उनके पास कोई पावर बचेगा क्या? कोई पावर, आम आदमी के पास कोई पावर होता है क्या? नहीं। तो जब तक वो लॉ मिनिस्टर है उनको बहुत सारा काम करना था, हाँ या ना? उनका फर्स्ट काम एज लॉ मिनिस्टर क्या था तुमको मालूम है? हाँ, रिजर्वेशन तो एक था ही, रिजर्वेशन तो एक था, बट वो पॉलिसी हो गया। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एज लॉ मिनिस्टर जो इंडिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, तुमको मालूम है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो ठीक है, तुमको मालूम पड़ गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पूरा नाम मालूम है क्या? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे तुमको इतना दरकार नहीं, बट ठीक है, जानना चाहिए, तुम्हारे से रिलेटेड है पूरा। अब इसके बाद आया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनका दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया को। क्यों, ये तुम रिलेट करेगा अभी अभी में, बट पहले ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन आया कब? पता है? कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में आया क्या? नहीं, 1950 में आया। और कौन से डेट को आया? 26 जनवरी 1950, जिसको तुम रिपब्लिक डे, तुम क्या, हम लोग सब रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और उसी दिन इंडिया को बोला गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का अपना एक लीगल सिस्टम बन के रेडी हो गया था। उससे पहले इंडिया कहने को तो इंडिपेंडेंट था, बट इट वॉज बीइंग रूल्ड एज पर ब्रिटिश लीगल स्ट्रक्चर। तो कोई लीगल स्ट्रक्चर था ही नहीं। अब इंडिया का अपना ओन लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया को बोला गया। बात समझ में आया यहां तक? पक्का? थोड़ा सा नया नया कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए तो क्या क्या सोच के, क्या क्या समझ के बनाए, तुम समझना। अब आ जाते हैं, ये हो गया तुम्हारा, यहां तक समझ आ रहा है, रिलेट हो रहा है ना? तो एज ऑफ नाउ हम लोग क्या क्या देखे कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे अपने सब सही आ रहा है ना? एक सेकंड के लिए अटक गया था, एक बार बोलो ना, सब सही आ रहा है क्या? कुछ लैग वैग तो नहीं है ना? एक बार बोलो प्लीज फटाफट से। हो गया। लैग नहीं आ रहा ना? ओके, अभी ठीक है ना? परफेक्ट, ठीक है, आ जाओ। ओके, ठीक है। तो इस केस में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक गिफ्ट मिला इंडिया को। इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहेंगी, सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन लॉ
कांस्टेंट रहना चाहिए ना, वरना हर 5 साल में तुम लॉ को चेंज करते रह जाओगे। और लॉ को चेंज करने के पीछे फिर अगर तुम इंसान को ये पावर दे दिए, गवर्नमेंट को ये पावर दे दिए, तो अपने हिसाब से अमेंड करता चला जाएगा ना। यानी एक सिटीजन के व्यू पॉइंट से सोचो तो यही करता रहता है, गवर्नमेंट चेंज हो उसको स्ट्रेस हो जाएगा, यार इतना सारा लॉ चेंज हो जाएगा, वो बोलेगा छोड़ एक ही को रहने दे। प्रॉब्लम समझो, वो बोलेगा छोड़ एक ही को रहने दे, इतना सारा अभी एफर्ट कौन लेगा समझने का। बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये एक पार्टी को या एक गवर्नमेंट को इतना बड़ा पावर देना सही है? नहीं, ये सही नहीं था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा गया तुमको मालूम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स होते, तुमको ये मालूम है? ये मालूम है ना? ठीक है, तो 26 जन अभी हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुमको मालूम है? अगर तुमको टॉपिक नहीं पता हम बता देता है, इंडियन लीगल सिस्टम। हाँ, ये नोट करते हुए चलना है, इंडियन लीगल सिस्टम। और ये सुपर इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी लॉ, फॉर एवरी, तुम जो भी लॉ पढ़ लो, जो भी लॉ पढ़ लो। सीएमए के अंदर में तो ये 5 मार्क का एक चैप्टर ही है पूरा, सीएमए के अंदर में तो ये 5 मार्क का पूरा एक चैप्टर ही है, तुमको तो सुनना ही है। लेकिन ये चैप्टर एक बेस बनाना, कोई भी लॉ तुम पढ़ लेगा तुमको पता ही नहीं है कहां से आ रहा है, कहां से बन रहा है। कल को कोई लॉ का डिस्कशन होगा, यू डोंट नो हाउ इज दिस लॉ बीइंग मेड। अभी ये जो मूवी अपने बात करते हैं आर्टिकल 370 का, वो कैसे आया कैसे नहीं, ये सबका आइडिया ही नहीं लगेगा अगर तुमको ये नहीं पता चलेगा। एक क्लास में कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन तुम बहुत कुछ, पूरा लॉ का एक बेस रेडी हो जाएगा कि हाँ अपना इंडिया में किस तरह से लॉ का स्ट्रक्चर चलता है। सुनते हुए चलो बस। देखो, अपना इंडियन लीगल सिस्टम कब क्रिएट हुआ? बोलो ना, अभी तो बोले 26 जन 1950। क्या मिला था उस दिन इंडिया को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये हम लोग को भी पता है कौन लेके आया, चलो वो ठीक है, ये हम लोग को भी पता है कौन लेके आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे इंडियन गवर्नमेंट को, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरे इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरे इंडिया को 3 हिस्से में डिवाइड करता है, पूरे इंडिया को 3 पिलर्स में डिवाइड करता है। क्या 3 पिलर्स तुमको मालूम है क्या? शायद तुम कभी सिविक्स में पढ़े हो। नहीं, वो तो अलग हो गया, दैट इज द 4th पिलर। हाँ, सबसे पहले आता है इंडिया का लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाएगा कौन, लॉ बनाएगा कौन। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इंप्लीमेंट कौन करेगा, या डे टू डे उसको फॉलो कौन कराएगा। और जुडिशियरी मतलब लॉ, अगर कहीं कोई डिबेट हुआ, कहीं कोई डिस्कशन हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस पर अगर कोई 2 जन के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उस पर डिसीजन कौन देगा कि कौन सही कौन गलत। कोई एक अनबायस्ड आदमी को ये डिसीजन देना पड़ेगा, वो अनबायस्ड आदमी कौन होगा? जुडिशियरी। जुडिशियरी माने कोर्ट ऑफ लॉ, जो अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलते कोर्ट ऑफ लॉ। यहां तक बात समझ में आया? जुडिशियरी तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब तीनों का अपना रिस्पेक्टिव पावर्स दे दिया। वो एक बेसिक अगर बात करें तो जुडिशियरी मतलब कौन? कोर्ट्स, सबसे बड़ा टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आ जा रहा है? अलग अलग हाई कोर्ट्स, एवरी स्टेट का एक हाई कोर्ट, और हर एक हाई कोर्ट, अब तुम सोचो पूरा स्टेट मैटर्स, सब पूरे स्टेट में जिसको दिक्कत है, अगर वो एक कोर्ट के पास लेके आ जाए तो उसको भी तो दिक्कत है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे भी इंडिया फेमस है। अब वहां पे भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, स्टेट में कोई कम जनता थोड़ी ना है। तो हाई कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट, या बोले तो सेशंस कोर्ट क्रिएट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट या बोले तो सेशंस कोर्ट क्रिएट हो जाता है। यहां तक सेंस है? पक्का 100%? लाइफ इज इजी यहां तक। ये हुआ एक बेसिक जुडिशियरी का बात। इसमें लिख लो, सबसे पहले क्या आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके भी नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या बोले तो
सेशंस, ये लोकल लेवल पे हो गया, सेशंस कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलेगा यहां तक, कहीं कोई दिक्कत? एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव हुआ डे टू डे चला कौन रहा है गवर्नमेंट को, डे टू डे गवर्नमेंट चल कैसे रहा है, कोई तो एक बॉडी है ना जो डे टू डे काम कर रहा है, जो डे टू डे चला रहा है ना। इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है मालूम है तुमको? ये थोड़ा अटपटा लगेगा। इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कौन सा डिसीजन है भाई जो प्रेसिडेंट लेता है? लगता तो यही था सारा चीज प्राइम मिनिस्टर ही करता है। प्रेसिडेंट कहने को एग्जीक्यूटिव हेड है, बट ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। समझ में आया? पक्का? तो इसीलिए हाँ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनका एक अथॉरिटी चाहिए बस, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गवर्नमेंट। जो तुम इंडिया लेवल पे जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से, और स्टेट लेवल पे जानते हो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, उससे भी लोकल लेवल पर होता है। सबसे पहले आता है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी जैसे अपना कैलकाटा में केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो एक थोड़ा सा लोकेलिटी के हिसाब से हो जाता है। अब उसमें भी ऑब्वियसली वो म्यूनिसिपैलिटी भी तो बड़ा हो गया ना, थोड़ा और अगर तुम आउटस्कर्ट्स पे चले जाओ तो फिर आ जाता है पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब पंचायत आ जाता है। समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर? तो ये लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव। इनका काम है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, सब काम चलता जाए बस, इंप्लीमेंट। मतलब अगर लॉ सपोज मोटर व्हीकल्स एक्ट बोला ना कि गाड़ी चला के उड़ाने का नहीं बोला था, वो अब नहीं उड़ा रहे, मालूम कैसे पड़ेगा? वो उधर मोदी जी लॉ बना के बैठ गए, मतलब एक बार के लिए मान लो उधर वो बना के बैठ गए मस्त एसी रूम में, इधर बाहर में कोई उड़ा के निकल गया, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? के लिए लोग को अपॉइंट कर, ट्रैफिक पुलिस को अपॉइंट करके रखना पड़ेगा ना, वो चेक करे कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हुआ तो कौन आएगा फाइन लगाने के लिए? किसी को तो आना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कौन आ रहा है? वो एग्जीक्यूटिव लोग, गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ आ जाता है, दूसरी तरफ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाते हैं। बात समझ में आया? पक्का क्लियर है? 100%। और ये हो गया रूलिंग पार्टी, इसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। जो भी आज के दिन रूलिंग पार्टी है रिस्पेक्टिव हर जगह, उसको गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाता है। डन? पक्का। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना, लॉ बनाना लेजिस्लेटिव का काम है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये लेजिस्लेटिव के थ्रू होके इसको गुजरना पड़ेगा, ये लेजिस्लेटिव के थ्रू होके इसको गुजरना पड़ेगा। बात समझ में आया? पक्का? 100%? कहीं कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? लाइफ इज इजी। ये लॉ बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। अब क्या है लेजिस्लेटिव, क्या नहीं है, वो सब हम लोग देखेंगे। कहने को ये सेंट्रल लेवल पे इसका क्या नाम दिया गया है? नहीं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बहुत बढ़िया। और स्टेट लेवल पे इसका क्या नाम दिया गया है? पार्लियामेंट तक तो ठीक था, इसके आगे मत आइए। स्टेट लेवल पे इसको बोलते हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाता है अगेन विधानसभा, विधान परिषद। देखेंगे, सब देखेंगे। पार्लियामेंट तो सुना सुना लगता है, अपना अपना सा लगता है। स्टेट लेजिस्लेचर तो भाई ये तो पैरालिसिस वाला बात है, इससे आगे मत जाइए, ठीक है?
बेसिक बेसिक तुमको 3 स्ट्रक्चर क्लियर है, सबका अपना काम है। सुप्रीम कोर्ट क्या कभी लॉ बनाएगा? चांस ही नहीं है। वो लॉ के तहत तुमको इंप्लीमेंट करके बताएगा, वो पढ़ के बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? लॉ बनाने का, लॉ मेकर्स का काम होगा, लेजिस्लेचर का काम होगा। लॉ पास होगा या नहीं होगा, ये लेजिस्लेटिव का काम है। सेकेंड काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बन के आया उसको इंप्लीमेंट करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के अगर एग्जांपल लेते हैं, लेजिस्लेटिव का काम था मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, अभी हो गया, बना दिया। मोटर व्हीकल एक्ट बनाते टाइम लेजिस्लेटिव ने बोला अगर किसी ने किसी को गाड़ी से उड़ाया तो फाइन लगेगा 50,000 से 3 लाख रुपया। हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं तुमको 50,000 से 3 लाख रुपया एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल होगा 5 साल से 10 साल के, 5 साल से 10 साल के भी। अभी बहुत ओपन एंडेड हो गया ना बात। 50,000 या 3 लाख, 5 साल या 10 साल, क्या माने? लॉ ऐसा बना दिया, लॉ तो ऐसा बना दिया। क्यों ऐसा लॉ ओपन एंडेड छोड़ा? एक अमाउंट बोल देता ना, तुम कान करके बैठ गए, अब तुम उसका स्ट्रेस ले रहे हो, भाई 5 साल का सजा होगा, 10 साल का सजा होगा, 50,000 देना पड़ेगा, 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब उसका स्ट्रेस अलग, इसका नहीं कि कोई मरा है, इसका स्ट्रेस की सजा कौन सा होने वाला है। ओपन एंडेड क्यों छोड़ा? ओपन एंडेड क्यों छोड़ा? क्योंकि तब ये चीज के बेसिस पे डिसाइड हो सके भाई तुम कितना बड़ा नुकसान करके आए हो। अगर ठीक है चोट लगा, मरा नहीं, चोट लगा खाली, थोड़ा घायल वायल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कम सजा। हाथ पैर टूटा, थोड़ा ज्यादा सजा। एकदम ही टूट गया, मतलब पूरा ही सलट गया, तो अल्टीमेट सजा। समझ आ रहा है ना? इसीलिए उसको ओपन एंडेड छोड़ना पड़ा। अब ये ओपन एंडेड में एक डिसीजन कौन लेगा? एक डिसीजन कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव। सुनो, तुमको जो लग रहा था सब गलत हो जाएगा, अभी सुनो कैसे होता है ये। लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया। अब किसको कितना सजा देना है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, वो एग्जीक्यूटिव का काम हुआ। लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है ना, लॉ बोला, एग्जीक्यूटिव बोला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आके बोला अच्छा ये कांड किया है, लॉ बोलता है कि इसको पेनल्टी देने का 50,000 से 3 लाख, 10 साल से 5 साल से 10 साल। चेहरा अच्छा नहीं है, 3 लाख और 10 साल, 3 लाख और 10 साल, ठीक है? सुनो तो सही, 3 लाख और 10 साल, चेहरा अच्छा नहीं, इसको तो इतना ही सजा देंगे। अब सामने वाला आदमी बोला इसको तो खरोच आया था, 3 लाख और 10 साल, 3 लाख ही नहीं समझ आ रहे, 10 साल और, इसको तो पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए था इधर, इसको तो सिर्फ चोट लगा था, इतना बड़ा सजा मिल गया, पुलिस से अच्छा उड़ाई देते। मजाक जैसा है, सीरियसली नहीं लेने का, आप ही तो बोले थे। तो इस केस में एग्जीक्यूटिव तुम पे एक पेनल्टी डाल दिया और तुम उसमें डाउट में आ गए, इतना क्या किए थे, पक्का इसके घर में झगड़ा हुआ है जो पेनल्टी लगा है। और अब तुम्हारे साथ तो गलत हो गया ना, तुम्हारे साथ गलत हो गया, तुम एक छोटा सा कांड के, चलो ठीक गलती किया, सॉरी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा सजा मिल गया उसके लिए। लोग, अब तुम बोले हम गाड़ी नहीं चलाएगा कभी, गाड़ी के घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, इतना बड़ा सजा जो मिल गया। बात समझना? तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी गलत हुआ ना। कौन गलत किया? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तुम पे गलत किया तो क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन बचा? तुम बोले नहीं जेल काट के आते 10 साल। ऑब्वियसली सोल्यूशन है जुडिशरी। जुडिशरी यही तो तुमको बचा रहे ना। तुम जाके केस फाइल करो, तुम जाके अपील फाइल करो अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स को बताओ कि ठीक है, माना कि लॉ ये बात बोलता है, लेकिन इतना बड़ा सजा ही नहीं था, इतना बड़ा कांड ही नहीं था जितना बड़ा सजा अपने को मिल गया। इतना तो कुछ किया ही नहीं जितना बड़ा सजा मिला है। तो बोले अच्छा क्या किए तुम, क्या नहीं, वो पूरा सर्कमस्टांसेस को समझेगा, दोनों साइड को समझे, एक तरफ गवर्नमेंट एक तरफ तुम, एक तरफ गवर्नमेंट एक तरफ गवर्नमेंट बोल रहे नहीं कि लॉ बोलता है कितना कांड किया है, दूसरे तुम बोल रहे हो लॉ बोलता है अगर सलट गया तो इतना पेनल्टी और फाइन लगाने का, सलटा थोड़ी ना है, बचा है। करेक्ट? तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते, हाई कोर्ट तक पहुंचे तुम, लेट से हाई कोर्ट अब तुम्हारे दोनों साइड का बात सुना, फिर बोला हाँ बात तो ये भी सही बोल रहा है, कांड किया तो सजा मिलना चाहिए, लेकिन बात ये भी सही बोल रहा है, सल्टा थोड़ी ना है, फिर तो बच गया।
इतना बड़ा सजा नहीं मिलना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट एक अनबायस्ड आदमी है, हाई कोर्ट एक अनबायस्ड बॉडी है, वो एक डिसीजन लेके आएगा कि हाँ कैसे दोनों, मतलब उसको जो उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टेंसेस, उस सिनेरियो में जो उसको सही लगता है। बात समझना है पक्का। तो लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, लॉ क्रिएट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इंप्लीमेंट करवाना, और जुडिशियरी का काम है इन केस ऑफ एनी डाउट या झमेला उसको सॉल्व करना। बात समझ में आया पक्का? 100%। लाइफ इज इजी यहां तक पक्का। अभी और 10 मिनट है, 10 मिनट है ना तुम्हारे पास? तो चले आगे। एक छोटा सा चीज, ये एक प्रोसेस हुआ, समझ आ रहा नहीं यहां तक पक्का? ऐसा सोचा था क्या कभी? मालूम तो था 3 चीज होता है, बट इतना नहीं, इतना तो तुम नहीं सोचा होगा फॉर श्योर। अभी आएगा वही। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्लियामेंट, कोर्ट्स तो चलो समझ में आ गया थोड़ा सा, कोर्ट्स में ज्यादा कोई डिस्कशन होता नहीं। अब हम लोग ले रहे हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को एक एक करके, पूरा तुम समझ जाएगा। अभी लेते हैं लेजिस्लेटिव, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस किसका होगा ये? एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव? इतना तो तुम समझ गए ना, किसका होगा ये? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा बोलो? सबसे पहले क्या वो डायरेक्टली लॉ बन जाता है? सबसे पहले वो एक कागज का टुकड़ा होगा, जैसे कि ये अपना नोटबुक, एक कागज का टुकड़ा, उसमें तुम कुछ लिखोगे, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक, उसको बोला जाता है एक बिल। उसको अपने बोलते हैं एक बिल। बिल मतलब कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा जिसपे तुम कुछ लिख रहे हो। क्या इसको फाड़ के फेंक सकता है? बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फाड़ के फेंकने पर सजा है? नहीं। इट इज नॉट अ लॉ येट, अभी भी ये लॉ नहीं बना है, ये बस एक बिल है। जैसे तुम बचपन में ऐसे राइटिंग करता था ना स्कूल में, लेटर लिखता था, बिल्कुल वैसा। कोई फाड़ के फेंक दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आराम से। और ये बिल, बिल मतलब क्या? लॉ। पहले तो कोई किसी के दिमाग में आएगा ना लॉ बनाना है, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, ऐसा कोई लॉ बनना है, तो वो पहले ही थोड़े ना जाके बोल देगा लॉ बन गया। वो पहले एक बिल, एक कागज के टुकड़े में अपना थॉट प्रोसेस लिखेगा कि ऐसा ऐसा है, ये हम लोग काम करने वाले हैं, कुछ इस तरीके का काम होगा। जैसे कि तुम्हारा, तुमको एक बिल मालूम है क्या क्या आता है? 1 फरवरी को क्या होता है? इंडियन बजट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। एक्ट तो बहुत बाद में बनता है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर सोच के डालेगा ना कि हमको इस बजट में क्या क्या लाना है। हाँ, बजट कितना होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, डिफेंस बजट, डिफेंस में हम लोग को कितना खर्चा करना है, टैक्स से क्या क्या कलेक्शन आने वाला है, अभी और मिडिल क्लास का मानना है, ये सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे ना, वो पूरा एक जगह अपना थॉट प्रोसेस को जॉट डाउन करेंगे। ये जॉट डाउन जो किया वो बना बिल, वो बना बिल। क्या बना? बिल। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल का, इसको हम लोग बोलते हैं बिल का, सबसे पहले होता है बिल का ड्राफ्टिंग। बिल का ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग बोले तो ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट मतलब रफ, रफली तुम सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर ले कि हम लोग को क्या क्या लॉ बनाने, क्या क्या पॉइंट्स इस एक्ट के अंदर में कवर होना चाहिए। तुम लिख दिए, पूरा फाइनेंस बिल अपना बन के रेडी है, एकदम A to Z पूरा बन के रेडी है। अब ये बिल बना, पहला बात, ये बिल कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर। क्या तुम बना सकते हो क्या? आराम से तुम बना सकते हो क्या? आराम से। ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट का बिल फाइनेंस मिनिस्टर ही बनाएगा, बट क्या कोई रैंडम सा अगर कोई नया लॉ बनने वाला है, क्या तुम उसका बिल बना सकते हो? बहुत इजीली बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली बनेगा नहीं, पावर चाहिए, सोर्स चाहिए, बट क्या प्रोविजन है? हाँ, बिल बनाने के लिए इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं कि कोई इसी को बिल बनाना होगा। कोई भी बिल, कहीं कैसे भी तुम बिल बना सकते हो, एक्सेप्टेबल है, चलेगा पक्का 100%। लाइफ इज इजी यहां तक। नेक्स्ट, सबसे पहले बिल ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट कॉमन मैन भी ड्राफ्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ड्राफ्टिंग हो गया, बन के रेडी है, तब तुम देखो क्या होता है। फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी टीवी पे आके बिल बना रही है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो बिल अपने ऑफिस में बैठ के बनाई ना, ड्राफ्टिंग की। फिर वो आया 1 फरवरी का दिन, जब वो आके क्या कर रही है?
बोलो ना, पढ़ रही है ना। 2.5 घंटा बाद चक्कर भी आया था उसको एक बिल में, बैठ गई थी, बोले अब और नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मालूम, आई थिंक ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर या उससे पहले साल। उसके उसमें ऐसा होता, सबसे बड़ा बजट सेशन चल गया था, वो पूरा बोले जा रही है, 2.5 घंटा बाद बोले और नहीं हो पाएगा, वो बैठ गई फिर। ये होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माने प्रेजेंट किया जाता है बिल को, बिल प्रेजेंट करते हैं सबको। प्रेजेंट करने का मतलब बजट सेशन, जब वो बिल पढ़ रहे सबको सुन रहा है, टीवी में आ रहा है, वो एकदम ऐसे बजट सेशन रीड आउट हो रहा है, बिल पूरा रीड किया जा रहा है, ये इंट्रोडक्शन है। मतलब अभी अभी सबको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि हम क्या क्या सोच के रखे हैं, चलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इससे पहले क्या तुमको मालूम था क्या आया है? नहीं, इस समय तुमको बताया जा रहा है कि व्हाट ऑल इज देयर इन द बिल, क्या क्या है। अब इंडिया तो डेमोक्रेसी है, एक जन बिल बना के लाया, वो बताया, क्या तुमको एक्सेप्ट करना होगा ऐसा जरूरी है? चांस ही नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, इट हैज टू बी ओपन फॉर पब्लिक कमेंट। वो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन होना चाहिए, लोग अपना इस पे ओपिनियन दे सकते हैं कि कौन सा कौन सा प्रोविजन सही लग रहा है, कौन सा प्रोविजन गलत लग रहा है। सब कोई अपना ओपिनियन दे सकता है। बट क्या तुम्हारा ओपिनियन, अब सब लोग 150 करोड़ जनता में काम ही नहीं किसी को, 15 करोड़ लोग सपोज पब्लिक कमेंट डाल दिए, पॉसिबल है कि सबका कमेंट को सुनना, सबका कमेंट को देखना? पॉसिबल नहीं, और ये कोई देगा भी नहीं। तुमको मालूम ही नहीं फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, छोड़ जाने दे, कोई नहीं देता है कमेंट। बट जो कमेंट दिया, क्या उसके कमेंट को देखना पड़ेगा? एक बार देखना तो पड़ेगा। अब देख के समझना कौन से कमेंट को छोड़ना, कौन सा कमेंट को एक्सेप्ट करना, ये भी तो एक दिमाग वाला काम हो गया ना। ये भी तो कौन करेगा फिर? कौन करेगा? कोई, अगेन वो लॉ मेकर्स को ही करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए बनाया जाता है एक कमिटी, ये करने के लिए बनाया जाता है एक कमिटी। कमिटी फॉर्म होता है 10, 15, 12 लोगों का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। इंडस्ट्री से अलग अलग लोग को, जैसे तुम देखेगा फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस बजट जब आ रहा होता है, टीवी में बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स आके अपना अपना ओपिनियन देंगे, अपना अपना रिव्यूज देंगे, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। पब्लिक कमेंट, वही तो पब्लिक कमेंट। सब आके अपना अपना ओपिनियन दे रहे, दैट इज पब्लिक कमेंट। सिर्फ बिल का ड्राफ्टिंग हो रहा है, पब्लिक कमेंट आ रहा है। पब्लिक कमेंट आया, अब उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक कमेटी बैठा होगा ना, वो थोड़ी ना बनाएंगी। धीरे बोलना होता है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ दिमाग वाले लोग बैठे होंगे ना, जो टैक्स एक्सपर्ट्स होंगे, या अलग अलग अपने अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, वो बैठे होंगे वहां पे। फिर वो कमेटी बोलेगा हाँ ये सजेशन अच्छा लग रहा है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको कहीं तो भी इनकॉर्पोरेट करते, नहीं ये टाइम पास लग रहा है, इसको जाने दो। वो डिसाइड करेगा कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। बात समझ में आया? पक्का 100%। अब ये बिल तुम्हारा बन के पूरा का पूरा रेडी है। बिल तो बन के रेडी, अब क्या? बिल बन के रेडी, अब क्या? लॉ बना दे, एक्ट बना दे? चांस ही नहीं है। अभी इट इज गोइंग फॉर, नाउ इट विल गो फॉर अप्रूवल। अब ये जाएगा अप्रूवल के लिए। कहां जाएगा अप्रूवल के लिए? अप्रूवल के लिए जाएगा, अगर अपने बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, या सेंट्रल बात करते हैं, स्टेट्स बात करते हैं, गवर्नमेंट वर्ड यहां से हटा रहे हैं वरना फिर कंफ्यूजन होगा। सेंट्रल या स्टेट्स, प्रोसेस अलग चलेगा। सेंट्रल के केस में किसके पास जा रहा है? पार्लियामेंट के पास अप्रूवल के लिए जा रहा है। और स्टेट्स के पास किसके पास, स्टेट्स में किसके पास जा रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस है, तुमको मालूम है क्या? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को और क्या बोलते हैं मालूम है? लोअर हाउस। लोकसभा को अपने बोलते हैं लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा लोगों द्वारा अपॉइंटेड, और राज्यसभा को अपने क्या बोलते हैं मालूम है क्या? अपर हाउस या हाउस ऑफ, राज्यसभा को इंग्लिश में करो ना, अगर लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा क्या होगा? हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ स्टेट।
काउंसिल, करेक्ट। यही सेम चीज स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, एक तरफ आता है विधान सभा, बोले तो स्टेट, स्टेट नहीं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब लोकसभा का स्टेट वाला पार्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और सेकंड हाउस को अपने क्या बोलते हैं, विधान परिषद, बोले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मजे का बात बताएं, ये जो राज्यसभा में हम लोग क्या पढ़े, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, राज्यसभा तो स्टेट से ही तो लोग इधर आने चाहिए ना। तो तुमको मालूम है विधानसभा में जो MLAs इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उठ के चले जाता है राज्यसभा में। बात समझ आया? तो तुम जो अपना स्टेट इलेक्शन होता है ना, स्टेट इलेक्शन में MLA खड़ा होता है तुम्हारे एरिया से, तुम्हारे लोकेलिटी से, जिस MLA को तुम जिताओगे वो नॉट ओनली उस स्टेट के विधान परिषद में जाएगा, वहां तो जाएगा, सॉरी, नॉट ओनली उस स्टेट के विधान सभा में जाएगा, वहां तो जाएगा ही, बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय पीपल, वहां तो जाएगा ही, बट वो एट द सेम टाइम सेंटर के राज्यसभा में भी जाएगा, डिपेंडिंग ऑन स्टेट का पॉपुलेशन। सबसे बड़ा राज्यसभा कौन भेजता है, यूपी, सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा आबादी वाला जन स्टेट, तो वहां से सबसे ज्यादा लोग राज्यसभा में पहुंचते हैं। डन है, पक्का 100%, कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, डन डन डन। और लोकसभा में कौन जाएगा, जो हम लोग जब जनरल इलेक्शन हो रहे, जब हम लोग अपॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब हम लोग अपॉइंट करते हैं ना, अरे प्राइम, हम लोग को लगता है हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, और तुम देखो हर लोकेलिटी से एक एक मिनिस्टर खड़ा हो रहा होता है ना, हर एरिया से एक एक मिनिस्टर, तो अल्टीमेटली जो जीता, जिधर से तुम जिसको जिताए वही लोग तो उठ के लोकसभा पहुंचेंगे। अगर लोकसभा में बीजेपी का मेजॉरिटी पहुंचा तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी जीता एज अ पार्टी, अब बीजेपी एक फेस को अपॉइंट करेगा एज प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर फिर नरेंद्र मोदी जी बने। बट हम लोग किसको अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट किसको कर रहे हैं, अपने लोकली जो खड़ा हो रहा है ना, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपॉइंट करते हैं कि ठीक है तुमको हमारे तरफ से पार्लियामेंट में बैठना है। थोड़ा सा सेंस बना? तो फिर क्या होता है इसमें, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद ये कहां चले जाएगा, अप्रूवल फ्रॉम, फिर ये चले जाएगा अप्रूवल फ्रॉम, अप्रूवल नहीं बोलते हैं, वो तो एक फॉर्मेलिटी होता है, प्रेसिडेंट्स असेंट, प्रेसिडेंट्स असेंट, और ये यहां पे क्या आ जाएगा, गवर्नर्स असेंट। वो बस एक साइन होता है, फॉर्मेलिटी, वो साइन हो गया, काम हो गया। और जैसे ही ये साइन हो गया, ये कहां नोटिफाई किया जाएगा, अब ये बिल एक्ट बन चुका है, बट जब एक्ट बन गया तो अपने जेब में ले गए, रख दिया, घर ले गए, तब तो किसी को पता नहीं चलेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। कॉलेज में रिजल्ट निकल गया, तुम तक बात ही नहीं पहुंचा, दंगा फसाद चालू हो जाएगा कॉलेज के गेट पे, हाँ या ना? लोगों तक बात पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचेगा, पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, इसमें भी पब्लिश इन, बस हो ही गया, नहीं मतलब जा भी सकते, बट हो ही गया, समझ में आया? अब ये बन गया एक्ट, और ये एक्ट बन के लोग तक पहुंच गया। ये था पूरा बिल से एक्ट किस तरीके से बनता है, समझ में आया? कुछ नया समझ में आया? अब इस पर हम लोग और इंप्लीमेंट भी करेंगे और बिल्ड करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में। यहां तक डन है ना? पक्का सेंस बन रहा है, कंफर्ट है, लाइफ इज इजी, यस और नो? 2 क्लास अपना पूरा बेस बिल्डिंग चलेगा, और उसके बाद तुम देखिएगा कंपनीज एक्ट बोलो, कोई भी एक्ट बोलो, सब में ये प्रोसेस फिट होता है, इसीलिए ये तुमको जानना बहुत जरूरी है। बोलो।
डोंट वरी, हम नेक्स्ट क्लास सब क्लियर करेगा, अभी इस पे बहुत बिल्ड करेंगे, बहुत बिल्ड करेंगे। 10:30, अच्छा 10:30, तो डेली तेरा मिस हो जाएगा ऐसे तो 5-7 मिनट, ठीक है निकल जाना, वैसे क्लास चालू ना हो तुम आराम से निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय। हाँ फ्राइडे सुबह, अभी हम लोग, हाँ फ्राइडे सुबह, अभी एक वीक बस ऑल्टरनेट चला रहे, नेक्स्ट वीक इसको डिली कर देंगे, क्योंकि अभी क्या है कुछ लोग आएंगे, किसी को बुक पहुंचेगा, वो सब होगा ना, एक बार सेटल डाउन हो जाए फिर ये बैच को डेली चला। यहाँ तक कंफर्ट है पूरा? बोलो जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे, किसी को कहीं डाउट, क्वेरी क्वेश्चन, या लाइफ इज इजी? अभी तुम लोग का अकाउंट्स, अगर कोई अगर अकाउंट्स करे तो अकाउंट से 11 बजे से आया ना मैसेज? हाँ। बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होगा? पार्लियामेंट में। बिल इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में। खुशी खुशी, हाँ हाँ। अरे अच्छा लॉ का इतना बढ़िया पेपर, चारों पेपर बढ़िया, मैंने लॉ इतना कॉन्फिडेंट था कि बोला कि 300 हाँ, आएगा। कोई बात नहीं, अब फाउंडेशन तो अलग था, विंटर में वो करो। सर बिल अगर कॉमन मैन बना सकता है, देन हु विल डिसाइड बिल टू एक्सेप्ट? ये हम लोग अप्रूवल करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास अप्रूवल करेंगे कैसे एक्सेप्ट होगा। हाँ क्लास का नोट्स देंगे ना कृष्णा, एकदम देंगे, बट ये लिखते हुए चलना है, नोट्स हम अपलोड भी करता जाएगा, नथिंग टू वरी, बट इसको लिखते हुए भी चलना है, लिखते हुए भी चलना है। हर स्टेट से विनिंग पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ही विल गो टू लोकसभा, राइट सर? एक लोकसभा भी जाएगा, एक राज्यसभा भी जाएगा, कैसे होएगा हम लोग सब डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत डिटेल में इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत डिटेल में पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है।